सो वेलकम बैक टू अवर चैनल दिस इज ऋषि यादव। और आज की वीडियो हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है चैप्टर 4 क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का। और इसका जो टॉपिक है वो है व्हाट बुक्स एंड वरियर्स टेल्स अस। तो बुक्स मतलब बेसिकली क्या होता है, किताबें। कि जो किताबें हैं वो हमको क्या बताती हैं, और जो वरियल्स है वो हमको क्या होता है। वरियल्स मतलब होता है जब कोई इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसको ख़त्म करने की प्रोसेस जो होती है। उसको आपने गाड़ दिया, उसको आपने जला दिया, उसको आपने कबूतरों के सामने डाल दिया, या फिर आपने उसके साथ कुछ उसके जो आइटम्स थे उनके साथ उसको आपने दफ़न कर दिया। तो वही होते हैं वरियर्स। वरियर्स और बुक्स हमको क्या बताते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो आज वो हम लोग जानने वाले हैं। अब बुक्स में कौन चीज़ आ जाएँगी, ऋग्वेद आ जाएँगे, यजुर्वेद आ जाएँगे, उपनिषद आ जाएँगे, ये सारी चीज़ें। तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखो ये देख रहे हो आप, ये वैदिक पीरियड बेसिकली चलने लगा। ये देखो वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में ऐसे हवन वगैरह हुआ करते थे। और साथ में एक हमको जो चीज़ डिटेल में पढ़नी है वो है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये देखना अच्छे से। ये इनमें से कोई एक लोग राजा हैं, जैसे ये लोग आप देख रहे हैं, ये उस टाइम के ब्राह्मण्स लोग हैं। ये राजा लोग हैं, ये उनके माताजी बैठे हैं, ये उनके पिताजी, ये उनके बच्चे, ये उनके परिवार, ये उनके बड़े बुजुर्ग सारे राजा के साथ बैठा करते थे और उनके साथ हवन में पार्टिसिपेट करते थे। तो ये कौन होते थे, क्यों पार्टिसिपेट करते थे, इनका फ़ायदा क्या होता था, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, ये चैप्टर किसके बारे में। द चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ बुक्स एंड द वेदास एंड वरियर्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंशिएंट लाइफ। कि पुराने टाइम की लाइफ कैसी चलती थी वो हम लोग आज कवर करेंगे। बुक्स जैसे कि वेदास हो गई, या फिर वरियर्स वरियर्स जैसा कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन किया था ऊपर, वही चीज़ें। द ऋग्वेदा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक ऋग्वेदा, जो कि एक सबसे पुरानी किताब है, वो हमको क्या बताती है, वो जो हमको बताती है वो हमको बताती है गॉड की प्रेयर्स के बारे में, कि लोग भगवान को क्यों पूजा करते थे। ठीक, जो ऋग्वेदा है वो हमको ये बताती है कि जो लोग भगवान को कैसे पूजा करते थे, उनकी प्रेयर्स कैसे किया करते थे, उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, और लोग युद्ध बैटल्स क्यों किया करते थे, बैटल्स के रीजंस क्या थे, और बैटल्स हुआ कैसे करते थे, वो सारी चीज़ें भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पीपल प्रेड, जो लोग क्या करते थे, पूजा किया करते थे। कैटल्स की, हॉर्सेस की, चिल्ड्रन की, और चिल्ड्रन में भी बच्चों में से लड़कों की ज़्यादा पूजा किया करते थे। वेल्थ, शोइंग देयर नीड्स एंड लाइफस्टाइल। और ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे हम लोग पता करेंगे कि उस टाइम की जो उनकी ज़रूरतें क्या थी, उनका लाइफस्टाइल कैसे चल रहा था, उन पे फोकस करेंगे। ओके। अर्ली सोसाइटी, अगर पुरानी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे ब्राह्मण्स हुआ करते थे, चीफ मतलब राजा। तो देखो ये वो आज के राजा नहीं है। आज के राजा के पास चार दासियाँ, 100 चीज़ें, ऐसा नहीं है। गाँव का कोई मुखिया हो गया उसको हम लोग राजा बोलते थे, और जो कि हमारे तरह कॉमन लोगों की तरह हुआ करता था। ये वो राजा नहीं है जिसके पास आर्मीज़ हुआ करती थी, इस बात को समझिए। कॉमन पीपल और स्लेव्स, स्लेव्स मतलब दास, दास मतलब स्लेव्स मतलब जानते हैं ना, गुलाम काइंड ऑफ। ओके। तो ये भी इंट्रोडक्शन है थोड़ा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है। 8 पॉइंट्स में इंट्रोडक्शन हम लोग का कवर हो जाएगा। वरियल्स वर्क मार्क्ड बाय मेगालिथ्स, जो वरियल्स उनके साथ में मेगालिथ्स लग दिया करते थे। अब मेगालिथ्स क्या होते हैं, लिथ्स मतलब स्टोन होता है, मेगा मतलब बड़े होते, तो बड़े-बड़े जो पत्थर रख दिया करते थे वरियल्स के साथ। अब वरियल्स के साथ पत्थर क्यों रखते थे, मेगालिथ्स क्या होते थे, इनाम गाँव क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू ले रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके। और ये पुराने टाइम के कस्टम्स और सोशल डिफरेंसेस को भी बताता है ना? क्या, जब हम लोग मेगालिथ्स और वरियल्स देखेंगे। ओके। सेम चीज़, रिच पीपल वर वरीड विद ऑर्नामेंट, जैसे जो अमीर लोग होते थे उनको भैया सोना चांदी के साथ जब लोग दफन करते थे तो उनके साथ सोना रख दिया, चांदी रख दिया, और उनके इंपॉर्टेंट सामान वगैरह रख दिए। अब जो गरीब व्यक्ति होता था उसके साथ कुछ नहीं रखा, या फिर छोटे से बस एक बर्तन रख दिया कि जाओ तुम्हारे लिए जीवन में इतना ही और तुम इतने में ही खुश रहो। ये सारी चीज़ें भी हुआ करती थी। स्पेशल वरियर्स प्रैक्टिस एट इनाम गाँव, तो देखो स्पेशल वरियल जो कि हमको इनाम गाँव में देखने को मिले, इनके बारे में भी हमको बहुत ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चाहे आप एसएससी के पीओबी से देखें, चाहे यूपीएससी के पीओबी से देखें। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। टुगेदर बुक्स एंड वरियल्स रिवील्स डेली लाइफ, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, सोसाइटी एंड ऑफ एंशिएंट टाइम। कि पुराने टाइम की जो डेली लाइफ हुआ करती थी, वरियल्स कैसे हुआ करते थे, ऑक्यूपेशंस काम-काज क्या हुआ करते थे, उनका रिलीजन कैसे चल रहा था, उनकी सोसाइटीज़ कैसी थी। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किनकी मदद से, बुक्स और वरियल्स की मदद से। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। इससे पहले जो हम लोग कवर किए थे इन द अर्लियर सिटीज़ वाला चैप्टर, उसमें हम लोगों ने देखा था हड़प्पा के बारे में। तो अराउंड 4700 ईयर्स अगो, लाइक आज से 4700 साल पहले हमको हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सारी चीज़ें देखने को मिले थे इंडस रिवर के बैंक्स पे। बैंक्स मतलब होता है किनारे पे, इंडस रिवर के किनारे पे ये सारे शहर हमको देखने को मिले थे। और ये खत्म कैसे हुए थे, इनके रीजंस क्या थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं चैप्टर 3 में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। दीज सिटीज़ हैड प्लैन्ड स्ट्रीट्स। और अगर बात करें इंट्रोडक्शन की तो और बैकग्राउंड की, बेसिकली ये समझ लेते हैं
कि ये जो सिटीज़ हुआ करती थी, भले ही वो मोहनजोदारो, भले ही वो हड़प्पा हो, तो वहाँ पे हमको प्लान्ड स्ट्रीट्स देखने को मिले। जो उनकी स्ट्रीट मतलब क्या होता है? जो गलियाँ हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी, जो गंदा पानी है वो शहर के बाहर कैसे जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ग्रेनीज़ कैसी थी, हाउसेज़ कैसे थे, ये सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किया था। पीपल यूज्ड व्हीट वाले राइस पल्स, ये सारे खेती वगैरह हुआ करती थी, ठीक है? और जानवर कैसे-कैसे थे, ये देखिए बफेलो, शीप, गोट, ऑक्सन, ये सब आप जानते होंगे। दे ट्रैवल्ड दे ट्रेडेड, ट्रेड मतलब होता है जो व्यापार किया करते थे मेसोपोटामिया के साथ, और उनके भी हमको रीजन देखने को मिलते हैं। 3 बेसिकली हमको मेसोपोटामियम सील देखने को मिली थी, वो भी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अराउंड 3900 ईयर्स अगो द सिविलाइजेशन डिक्लाइन, और आज से लगभग 1300 ईयर पहले जो सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन हो जाती है। सिटीज़ अबेंडन मतलब सिटीज़ को लोग छोड़ के चले जाते हैं, और रीजन क्या बताया जाता है? फ्लड्स, ड्रॉट, रिवर चेंजेस, और बहुत सारे भी रीजन्स होते हैं। क्लियर कुछ नहीं है, कन्फर्म कुछ नहीं है, बट हमको ये पता चलता है कि लास्ट के टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ था। लोग सिटी छोड़ के चले गए थे, बच्चे नहीं खेलते थे, टेराकोटा के कोई टॉयज़ नहीं दिखते थे, और बहुत जितनी भी उनकी टेक्नोलॉजी थी वो धीरे-धीरे कम हो रही थी। लास्ट फेजेस में हड़प्पन के वो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जिससे हम लोग समझ पाते हैं कि अब हड़प्पन पूरा खत्म हो गया था। ठीक है? तो चैप्टर तो अब स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चैप्टर के इंपॉर्टेंट की टर्म्स की बात कर लेते हैं। जो शब्द का मतलब होता है, क्या होता है? ज्ञान, बस आपको याद रखना है। स्केयर्ड वॉक ऑफ हिंदूज़ मतलब जो हिंदूज़ होते हैं, वो वेदाओं को पूछते हैं काइंड ऑफ, ये समझ लीजिए। मतलब रिलीजियस बुक समझ लीजिए बस, उससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है, ठीक है? स्केयर्ड मतलब रिलीजियस बुक, ओके? सेम ऋग्वेदा की बात करें, तो ऋग्वेदा के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबको पता होती है कि ये ओल्डेस्ट वेदा है, आज से लगभग 3500 साल पहले और वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, और उसमें हमको हाइम्स देखने को मिलती है। हाइम्स मतलब प्रेयर समझ लीजिए, है ना? भगवान के लिए प्रेयर वगैरह लिखी हुई हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्तास बोलते हैं, ठीक है? ठीक है? और किन भगवानों के लिए? चाहे वो भगवान इंद्र हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सोम हो। सोम वैसे कोई भगवान नहीं है, सोम एक ड्रिंक हुआ करती थी। सोम बेसिकली एक प्लांट हुआ करता था, जिससे एक ड्रिंक बनती थी पीने वाली। और सेट अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो यही हो जाएगा कि बढ़िया बोला, है ना? और ये जो हाइम्स है, सुक्ता मतलब बेसिकली क्या होता है? हाइम्स, और हाइम्स मतलब क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया पोएम्स। तो जो भी पोएम्स हमको ऋग्वेदा में देखने को मिलती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्ता बोलते हैं। ओरल ट्रेडिशन मतलब होता है कि मैंने आपको कोई बात बताई, आपने वो बात आगे बता दी। क्या ये बात कहीं रिटन फॉर्म में लिखी हुई थी? नहीं। तो हमको स्टार्टिंग में कोई भी नॉलेज रिटन फॉर्म में देखने को नहीं मिलती है। वो बस ये होती है कि इनके दादाजी ने इनको भूत की कहानी सुनाई थी, उनने पिताजी को सुनाई, उनने उनके पिताजी को सुनाई। आज के ज़माने की अगर मैं बात करूँ, तो आप यही कहेंगे कि हमारे दादाजी भूतों से लड़ा करते थे। फिर आपके दादाजी बताते होंगे, दादाजी से पूछोगे तो बोलेंगे उनके पिताजी लड़ा करते थे। तो ये बस ओरल चली आई कि इन्होंने बताया, उनके पिताजी ने उनको ज्ञान दिया होगा, उनके पिताजी के पिताजी ने उनको ज्ञान दिया होगा, और 3500 साल पहले चला करती थी, बट ओरल फॉर्म में कि किसी ने किसी को सुना दी, लोगों ने उसका ज्ञान पा लिया, उन्होंने याद रखा, और आगे जाके वो इस नॉलेज को आगे ट्रांसफर करते रहेंगे। ठीक है? समझ लीजिए। अब राजा, जो राजा होता था, वो लीडर होता था, ठीक है? लीडर होता था, और या फिर चीफ कह सकते हो, या लीडर कह सकते हो वैदिक टाइम पे, पर ये पावरफुल किंग नहीं था, जैसा कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे। ये जो राजा है, ये बस नाम का राजा है, ठीक है? अगर मान लो गाँव में कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप कहते हैं ना, अरे इन भाई साहब के पास चलो, ये हमारा काम करा देंगे। काइंड ऑफ लीडर, बट राजा नहीं, मतलब वो किंग नहीं है, ठीक है? काइंड ऑफ लीडर, पर ये पावरफुल किंग नहीं है, जिनके पास आर्मी हो या टैक्स कलेक्ट करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाद में जाके इनकी पावर बढ़ेगी, है ना? जब यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो जाएगी, लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस हो जाएँगे, डेवलपमेंट देखने को मिलने लगेगा। ये लोग अभी पूरा जंगल काट देंगे खेती-बाड़ी के लिए, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो जाती है ना, तो वो सारी चीज़ें। ब्राह्मिन्स कौन होते थे? तो ब्राह्मिन्स के बारे में बात करें तो ब्राह्मिन्स प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है? जो कि क्या करते थे? रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया करते थे। रिचुअल्स मतलब परंपराएँ, सैक्रिफाइसेस मतलब बलिदान या फिर बलि देना, ठीक है? ये सारे जो काम होते थे, किनके काम होते थे? ब्राह्मिन्स के काम होते थे। आर्य कौन थे? आर्य बेसिकली आर्यंस थे, जो भी इंसान ऋग्वेदा के टाइम पे रहा करते थे, वो अपने आप को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे, आर्य। आर्यपुत्र, अगर आप ठीक से देखेंगे तो आपको रामायण और महाभारत में ये सारी चीज़ें देखने को मिला करती होंगी, है ना? दासस और दासियुस, ये क्या थे? दासस, दासियुस इतना मत समझिए, आप बस दास समझ लिए। दास मतलब होता है जो कि आपका सेवक हो, ठीक है? तो पीपल कंसिडर्ड स्लेव, जिन इंसानों को हम लोग स्लेव मतलब अपना गुलाम कहा करते थे, तो उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है? एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये समझ लीजिए कि जो आर्य हैं, आर्यन जितने थे, ये बोलते थे कि जो भी इनके दुश्मन हैं या जो भी इनके सामने, ये सारे के सारे दास हैं। आर्यन्स जो हैं, इन आर्यन्स के अलावा जितने भी लोग थे, सब दास थे। कैसे? आर्यन्स बोला करते थे कि हम तो आर्यन्स हैं, बाकी जितने लोग हैं वो सब क्या हो जाएँगे? दास हो जाएँगे, ठीक है? पीपल कंसिडर्ड स्लेव, जिनको स्लेव्स बोला जाता था, और एनिमीज़ ऑफ द आर्यन्स, आर्यन के जो दुश्मन थे, वो सारे के सारे कौन थे? दास थे। अभी ये मतलब एकदम स्लेव नहीं थे, इनको कंसिडर किया जाता था कि आप गुलाम हैं, बट अभी एकदम नहीं थे, ये एकदम काम नहीं करा करते थे। इन बातों को समझिए, है ना? ये बाद में जाके एकदम स्लेव्स बन जाएँगे, ठीक है? अभी नहीं, अभी तो सिर्फ़ उनको मतलब बता दिया कि आप दास हैं, ओके?
बाद में जाके ये चीज़ें और ज़्यादा क्लासिफाई होंगी लेटर वैदिक एरिया, लेटर वैदिक पीरियड में और अर्ली वैदिक पीरियड में काफ़ी डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जना की अगर बात करें वर्ड यूज्ड फॉर ट्राइब और कम्युनिटी, तो जना मतलब ये समझ लीजिए लाइक चलता होता है जन, कितने जन हो आप, कितने जन थे वहाँ पे, जन मतलब होता है कितने लोग थे। तो आप एक लोग से भी डिनोट करते थे आज के टाइम पे, बट पुराने टाइम पे इसको क्या बोला जाता था, ट्राइब्स। किसी ट्राइब को डिनोट किया करता था, उसको बोलते थे जन या फिर विस बोला करते थे, ठीक है। ये बाद में जाके वेस्ट बन जाएंगे, ये विस आगे जाके वेस्ट बन जाएगा, है ना। और बाद में जाके फिर ये अलग हर वर्ण है उनमें भी ये जो वेस्ट है ये आगे डिवाइड हो जाएगा 4 वर्णों में, बट अभी तो ये सिर्फ विस है। जन और विस का जो मतलब होता है वो बस याद रख लीजिए, एक ट्राइब या फिर एक कम्युनिटी होती है। ओके, मेगालिथ्स जो कि हम लोग अभी डिस्कस किए थे, मेगा मतलब बड़े स्टोन, जो बड़े स्टोन्स हमको देखने को मिलते हैं वरियल साइट पे, आज से लगभग 3000 साल पहले जो देखने को मिले, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अब की टर्म्स तो हो गए हैं, कुछ और बचे इंपॉर्टेंट, तो चलो इनको भी जरा देख लेते हैं जल्दी से, है ना। फिर हमको चैप्टर भी तो स्टार्ट करना है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर चैप्टर की हो जाएगी तो चैप्टर तो समझ गए, हल हुआ है एकदम। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही तो आएगी एसएससी और यूपीएससी वाले एग्जाम्स में। तो ब्लैक एंड रेड वेल पोएट्री क्या होती है, देखो एक पोएट्री, पोएट्री, पोएट्री अलग होती है, पोएट्री, पोएट्री मतलब होता है मिट्टी का जो काम होता है काइंड ऑफ, वो समझ लीजिए ना पोएट्री, ठीक है। बस वही, तो वो हमको रेड और ब्लैक बेड देखने को मिलती है, एक टाइप है जो कि वरियल्स के आसपास हमको देखने को मिलता है। वरियल्स मतलब वही होता है ना जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, बस। अभी इनकी फोटोज वगैरह देखने की आपको नीड नहीं है, अगर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप की हुआ करती थी। कईयों पे ग्रामेटिकल पैटर्न बना दिया करते थे, कई कई नॉर्मल हुआ करते थे, ऐसे ऐसे घड़ा बना दिया तुमने, तो लग रहा है ना एकदम परफेक्ट ड्राइंग। तो इसमें पॉटरी बना दिया, अरे अरे ये तो बहुत महंगा हो गया, अब महंगा बिकेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उस टाइम पे, तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि उस पर आपका पूरा चेहरा बनवा दें और आप आ, क्या बोलते टैटू करा लें, है ना। ऐसा नहीं हुआ करता था। तो पोर्ट होल वरियल्स क्या हुआ करते थे, देखो एक हमने वरियल बनाया और यहाँ पे एक छेद कर दिया। अब बरियल ये समझो कि जो बरियल हुआ करते थे, जो मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया करते थे, वहाँ पे एक छेद बना दिया करते थे। बट यहाँ पे जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि लोग यहाँ पे ऑफरिंग दिया करते थे। ऑफरिंग मतलब होता है चढ़ावा चढ़ाया करते थे लोगों को, है ना। बट कई लोग ये भी बिलीव करते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे कोई इंसान है, अब यहाँ पे एक छेद है, यहाँ पे एक बड़ा सा होल है, तो अगर इनके फैमिली का कोई खत्म होगा तो हमको यहाँ पे इसको ठिकाने लगा देंगे। ये भी कई लोग मानते हैं। जो पोर्ट होल वरियल है, ये जो बेसिकली वरियल है, यहाँ पे अगर जो मतलब बड़े बड़े होल हुआ करते थे तो यहाँ पे और वरियल्स ऐड करने के लिए हुआ करते थे। अभी जब हम आगे जाएंगे तो मैं उसको आपको फोटो एकदम एग्जैक्टली दिखा दूंगा, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जो पोर्ट होल वरियल है, आपको उसके बारे में बस ये याद रखना है कि यहाँ पे हमको और अगर स्केलेटन ऐड करने हो तो उसके लिए ये होल हुआ करता था। बेसिकली आज से एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसके बारे में अभी हम लोग डीप में आगे डिस्कस करेंगे। ग्रेव गुड्स की अगर बात करें तो ग्रेव गुड्स मतलब वही है, जो भी सामान हम रखते थे मतलब डेड के साथ या फिर जो कि खत्म हो गए उनके साथ, तो वही उनके जो सामान होते थे, जो गुड्स हुआ करते थे, तो उनको बोलते हैं ग्रेव गुड्स। मतलब है ना, मुर्दों के साथ जो गुड्स रख दी उनको बोलते थे। असेंबलीज मतलब मीटिंग्स हुआ करती थी। अब ज़्यादा डीप में नहीं जान रहे हैं क्योंकि अब चैप्टर भी स्टार्ट करना है, और बात यह है ना कि इन सब चीज़ों को भी चैप्टर में डीप में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टेंशन वाली बात नहीं है। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रीवियस चैप्टर का डिक्लाइन कब हुआ हड़प्पा का, तो 4500 से लेके 3900 ईयर्स पहले तक का है ना, 3500 ईयर्स पहले। कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा हमको देखने को मिलती है, ठीक है, ओल्डेस्ट वेदा, ठीक है। 3000 ईयर्स पहले यूज ऑफ मेगालिथ्स, मेगालिथ्स का हमको यूज देखने को मिलता है। बरियल प्रैक्टिसेस इन दक्कन, ठीक है। और ये जो मेगालिथ्स हैं, इनका जो बरियल प्रैक्टिसेस है, ये हमको साउथ इंडिया, कश्मीर, हर जगह देखने को मिलता है। 3600 ईयर से लेके 2700 ईयर्स पहले तक का जो लाइफ थी इनाम गांव में, वो लोग कैसे रहा करते थे, वो फार्मिंग कैसे करते थे, वो वरियर्स कैसे करते थे, वो सेटलमेंट में कैसे रहा करते थे, उन भी अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो राइटिंग डेवलप हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में, और वेदास और टेक्स्ट कंपोज हो गए थे। ये पूछेंगे कि भैया अभी तो आप कह रहे थे कि जो है ना 200-300 साल पहले लिखे गए, तो इनको प्रिंट की बात कर रहा हूँ, कंपोज उस टाइम पे हो गए थे, ठीक है। उस टाइम पे मतलब राइटिंग नहीं चला करती थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बट बाद में जाके तो चलने लगी ना। वो सबसे पहले जो राइटिंग चली वो चाइना में जाके चली, और वहाँ पे हड्डियों पे लिखा करते थे, है ना, भविष्यवाणी के लिए। वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट उस टाइम पे जो है ना, लीव वाक्स पे लिख दिया, पाम लीव्स पे लिख दिया, मनुस्क्रिप्ट चला करती थी, उन सारी चीज़ों पे लिखा करते थे। कंपोजिशन है उस टाइम पे हो गया था पूरा, ऋग्वेद मतलब लिख गया होगा, वो सारी चीज़ें अलग हैं। बट अभी जो प्रिंट फॉर्मेट में देखने को मिलता है वो अभी हमको 200-300 साल पहले देखने को मिलता है, ठीक है, बस। ओके, इससे ज़्यादा हमको नहीं जानना है। अब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है वैदिक एज। तो वैदिक एज टॉपिक है, ये हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा हम डीप में देखेंगे।
बाकी एक डाउट अगर अभी भी आपके मन में तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। 1500 BC से लेके 1000 BC के बीच में ऋग्वेदा कंपोज हुआ, और रिटन डाउन अगर देखने की बात करें तो लिखा हुआ हमको कब देखने को मिला, तो ये लगभग 300 BC में देखने को मतलब काफ़ी समय बाद, है ना। वैदिक यूग के काफ़ी समय बाद हमको ऋग्वेदा रिटन फॉर्म में देखने को मिलता है अराउंड 300 BC, बट कंपोज की अगर बात करें तो वो 1500 से लेके 1000 BC के बीच में कंपोज हो गया था। और अगर लेटर वैदिक एज की बात करें तो बाद में जाकर हमको सारे वेदा देखने को मिलते हैं, जो कि 3 वेदा हैं। बाकी टोटल जो 4 वेद है उनमें से जो पहला वेद है वो हमको देखने को मिलता है अर्ली वैदिक एज में, और बाकी के 3 वेद हमको कहाँ को देखने को मिलते हैं, लेटर वैदिक एज में। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग डीप में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली वैदिक एज। तो देखो अर्ली वैदिक एज के बारे में हमको जो भी पता चलता है वो ऋग्वेद से पता चलता है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। कंपोजिशन टाइम पीरियड भी देख लीजिए, 1500 BC से लेके 1200 BC के बीच में हमको देखने को मिलता है कि इस टाइम पे ऋग्वेदा कंपोज किया हो गया। बेसिकली ये अर्ली वैदिक एज का टाइम है। ठीक है, इसको अगर 1000 BC बोलोगे तो चलेगा, कहीं कहीं अलग अलग चीज़ें दी रहती हैं, तो उससे ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। बट आप ये याद कर लीजिए कि अर्ली वैदिक एज में हमको देखने को मिलता है लगभग 1500 BC से लेकर लगभग 1000 BC तक। ठीक है, अगर 1200 देखने को मिला तो ज़्यादा स्पेक्ट लगा देना ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी उस टाइम पे जो ट्रांसमिटेड ये हुआ है, ओरली ट्रांसमिटेड हुआ है, मतलब पीढ़ी टू पीढ़ी। अगर जो ऋग्वेदा के बारे में किसी को पता है तो अपने आगे वाली पीढ़ी को बताता था, और वो व्यक्ति भी अपने आगे वाली पीढ़ी को बताता था, और इसी वजह से ऋग्वेदा आगे चलता रहा सेंचुरीज तक। मतलब काफी 100 सालों तक जो ऋग्वेद है वो सिर्फ ओरली ट्रांसमिटेड हुआ। बाद में जाके जो उसको रिटन डाउन किया गया, कब किया गया, 300 BC में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, सोसाइटीज की बात करें तो सोसाइटी वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लोग ट्राइब्स में रहते थे जिसको हम जना बोलते थे, और हर ट्राइब एक राजा लीड करता था, मतलब ये राजा चलाता था हर ट्राइब को, और उसका नाम राजा था। अब ये राजा वो वाला राजा नहीं है किंग वाला, ये बस एक छोटी सी ट्राइब को चला रहा है। ठीक है, सिर्फ सुनने वाली ये बातें हैं, कभी बहस हो गई कभी कोई बात हो गई तो उन सारी चीजों को हम चलाते थे, है ना। ये एक चीफ था, है ना, चीफ, ये कोई किंग नहीं था, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नहीं तो आप इसको समझोगे ये राजा भैया वही वाला राजा है, तो ये वो वाला राजा नहीं है, ये एम्परर नहीं है। ओके, ये सिर्फ एक चीफ है, ये सिर्फ एक बस काम का व्यक्ति, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, उस टाइम पे हमको कोई भी लार्ज किंगडम देखने को नहीं मिलते थे, ओनली ट्राइबल असेंबलीज, बस हमको असेंबलीज देखने को मिलती है, सभा और समिति। बोलते हैं ना कि एक सभा बुलाई जा रही है, एक समिति बुलाई जा रही है, लोगों का ग्रुप वगैरह, बस वही हमको देखने को मिलते हैं। तो अर्ली वैदिक एज की बात करें तो वहाँ पे जो वुमेन्स का स्टेटस था, जो मतलब औरतों की जो रिस्पेक्ट की जाती थी, और उनका जो मतलब स्टेटस था समाज में, वो बहुत बेटर था। उनको असेंबलीज में बुलाया जाता था, और उन्होंने कई हाइम्स को भी कंपोज किया। अब हाइम्स क्या होते हैं, वही पीरियड्स होते हैं, और उनमें से एक यहाँ पे लिखी हुई है लोप मुद्रा। जो लोप मुद्रा है ये किसी मतलब महिला ने कंपोज की थी, किसी वुमेन ने कंपोज की थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि क्या औरतों का स्टेटस अच्छा था अर्ली वैदिक एज में या फिर ऋग वैदिक पीरियड में, अब इसको ऋग वैदिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अर्ली वैदिक एज है उसमें से जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रही है ऋग्वेद से देखने को मिल रही है। इसीलिए जो अर्ली वैदिक एज है उसको हम लोग कई बार ऋग वैदिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और अगर कोई पूछे कि हमको कैसे पता चलेगा कि स्टेटस बेटर था, तो उनसे बोलिएगा कि हमको वहाँ पे कई सारे जो हाइम्स हैं वो भी कंपोज देखने को मिलते हैं वुमेन्स के द्वारा, और उनमें से एक एग्जाम्पल क्या है, लोक मुद्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अर्ली वैदिक एज ये भी चल रहा है। उसके अगर इकोनॉमी की बात करें अर्ली वैदिक एज की, तो वहाँ पे मेनली पास्टोरल इकोनॉमी चल रही थी। पास्टोरल या पास्टोरल, आप जो भी बोलना चाहते हैं। तो मतलब लोग अभी भी खेती किसानी पे टोटल डिपेंडेंट थे। अभी लोग और कुछ काम नहीं करा करते थे। ठीक है, कैटल को लोग अपनी वेल्थ मानते थे। वेल्थ मतलब होता है कि जितना भी धन दौलत है सारी की सारी हमारी गाय है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली एक चीज चला करती थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पशुधन। पशुधन मतलब जो कैटल्स होते हैं उनको क्या बोलते थे, पशुधन के जो, समझ रहे हो ना, पशुधन मतलब क्या होता है। पशु मतलब जानवर होता है, धन मतलब क्या होता है, पैसा। के जो पशु है वही धन है, ये समझ लो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पशुधन बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जिनकी पूजा हुआ करती थी कैटल्स की, है ना। पूजा मतलब यही समझ लो कि इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी उस टाइम पे सोसाइटी पे। ओके, काउस वर सो इंपॉर्टेंट दैट बैटल वर कॉल्ड गवस्ती। ठीक है, गवस्ती मतलब ये समझ लीजिए कि जो गाय होती थी उनके लिए बैटल्स लड़े जाया करते थे। मतलब जो हमले कभी हो गए, कभी लड़ाइयाँ हो गई, तो ये गायों के लिए हुआ करते थे। जिनके पास जितनी ज़्यादा गाय होंगी वो उतना ज़्यादा अमीर होगा। ये सारी चीज़ें उस टाइम पे चला करती थी। ठीक है, और जो गायों के लिए बैटल्स होते थे उनको क्या बोलते थे, गवस्ती बोलते थे। इसका मतलब होता है सर्च ऑफ काउस, के जब हम लोग गायों को खोजने जाते थे तो उसको क्या बोलते थे, गवस्ती। गवस्ती, अगर मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा। स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर भी हमें उस टाइम पे देखने को मिलता है, बट थोड़ा लिमिटेड देखने को मिलता है। सिर्फ वीट और बार्ली की खेती देखने को मिलती है। ठीक है, और जो जितने भी लोग थे कौन थे, पास्टोरल थे। पास्टोरल थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कैटल्स वगैरह चराया करते थे, है ना, और उन्हीं पे डिपेंडेंट थे मोस्टली। ठीक है, ये भी अर्ली
तो अर्ली वैदिक एज की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें नेचर वर्शिप देखने को मिलती है। नेचर वर्शिप मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम लोग भगवान को पूजा करते थे और भगवान में भी कैसे नेचर को पूजा करते थे। जो नेचर था वही हमारे लिए भगवान था। जैसे कि इंद्र को पूजा करते थे जिनको वॉर गॉड बोला जाता था, वॉर गॉड बोला जाता था। वॉर मतलब होता है लड़ाइयाँ, युद्ध के देवता, है ना। अग्नि को बोला जाता था, अग्नि मतलब आप समझ पा रहे होंगे। सेम आप वरुण मतलब समझ पा रहे हो, वरुण भगवान के बारे में आप जानते होंगे जिनको कॉस्मिक ऑर्डर भी बोला जाता था। कॉस्मिक मतलब ये समझ लीजिए कि कॉस्मोस मतलब होता है यूनिवर्स, तो कॉस्मिक मतलब ये सबसे बड़े भगवान है, उनको समझ लीजिए। वैसे वरुण को बिजली का भी देवता बोला जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ये बात भी बता दीजिए कि अगर इनको बिजली का देवता बोला जाता है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में भी कोई ऐसा है जिसको बिजली का देवता बोला जाता है, उसका नेम क्या है? कमेंट करके बताइए। सोम बेसिकली बात करें तो सोम कोई देवता नहीं हुआ करते थे, बल्कि एक स्केयर्ड प्लांट हुआ करता था जिससे बाद में जाके जूस बनता था और इसको लोग पिया करते थे। सोमरस काइंड ऑफ ये चीज़ें, है ना? आपने सुना होगा, अगर सोमरस कभी सुना है तो बताइएगा कमेंट करके। उस टाइम पे हमको कोई भी टेम्पल्स देखने को नहीं मिलते, कोई भी आइडल्स देखने को नहीं मिलते। यहाँ टेम्पल्स की स्पेलिंग गलत है, थोड़ा इसको काट लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें कोई आइडल्स आइडल्स मतलब होती है मूर्तियाँ, ना हमको कोई मूर्तियाँ देखने को मिली, ना हमको कोई मंदिर देखने को मिले। तो इससे हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम पे सिर्फ यज्ञ यज्ञ है ना, यज्ञ सिर्फ यही हुआ करते थे। यज्ञ होते हैं ना जिसमें लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं, मतलब बलियाँ चढ़ाते हैं, घी डालते हैं, ग्रेन्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें बस हमको देखने को मिलती थी। ग्रेन्स मतलब नान वगैरह सारी की सारी चीज़ें यज्ञ में डाली जाया करती थी। और अभी यज्ञ की ही मैं स्टार्टिंग में आपको फोटो दिखाया था, देख रहे हो ना, ये जो फ़ोटो, ये यज्ञ हो रहा है। ये देखो क्या-क्या चीज़ें डाली जा रही है इसमें। ये सारे उनके फैमिली वाले मेंबर्स बैठे हैं, ये उनके गुरु बैठे हैं, ये उनके पिताजी, माताजी, जो सारी चीज़ें हैं ना फैमिली के, ये बैठे हैं और ये लोग यज्ञ करा रहे हैं। ये प्रीस्ट हैं, ओके? जिनको हम लोग ब्राह्मण्स बोला करते थे, ठीक है? उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, रिलीजन क्लियर हो गया। अब हम लोग लेटर वैदिक एज की बात कर लेते हैं। तो जो अर्ली वैदिक एज है और जो लेटर वैदिक एज है, उसको जो डिवाइडिंग लाइन है, उसको जो डिवाइड करता है, वो बीच में डिवाइड करता है आयरन की डिस्कवरी। मतलब जब लोहे की खोज हो गई, तो उससे पहले का जो समय था उसको हम लोग क्या बोलते थे? अर्ली वैदिक एज। जो उसके बाद का समय था उसको हम लोग क्या बोलते थे? लेटर वैदिक एज। कि वैदिक एज का जो पुराना टाइम था उसको क्या बोलते थे? अर्ली। मतलब आयरन की डिस्कवरी से पहले वाला समय को अर्ली वैदिक एज, मतलब पहले वाला वैदिक एज, और आयरन की डिस्कवरी के बाद का जो समय था उसको क्या बोलते थे? लेटर वैदिक एज। बस इतना ही जानना है। तो जब आयरन की डिस्कवरी 1000 बीसी में होगी, तो उसके बाद का समय क्या हो जाएगा? लेटर वैदिक एज। इसलिए जो हमको टाइमलाइन देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है? 1000 बीसी से लगभग 600 बीसी, है ना, लगभग आसपास। ओके। आयरन की अगर बात करें तो आयरन पहली बात स्ट्रांग हुआ करता था। पहले लकड़ी के मतलब फोड़े वगैरह चला करते थे, है ना, खोदने के लिए, कोई चीज़ मिट्टी हटाने के लिए लकड़ी की चीज़ें चला करती थी। पर जैसे आयरन की डिस्कवरी होगी तो चीज़ें लोहे की बनने लगी, स्ट्रांग बनने लगी। इससे लोगों ने क्या किया? क्लियर कर दिए सारे के सारे फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है सारे के सारे जंगल साफ कर दिए। अब अगर जंगल साफ कर दिए तो अब यहाँ पे लोग क्या करने लगेंगे? एग्रीकल्चर हमको देखने को मिलने लगे। एग्रीकल्चर मतलब खेती-बाड़ी देखने को मिलने लगेगी, ठीक है? अब लोग ज़्यादा जानवरों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे बल्कि खेती-बाड़ी करने लगेंगे, ठीक है? पीपल शिफ्टेड फ्रॉम पास्टोरल, देखो पास्टोरल से आदमी लोग एग्रो वेस्ट हो गए, मतलब अब एग्रो वेस्ट मतलब होता है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए, है ना। अब जानवरों को छोड़ के लोग कहाँ पे आने लगे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए और खेती वगैरह करने लगे, क्योंकि अब उनको ज़्यादा अनाज वगैरह किससे मिल रहा है? खेती से ज़्यादा मिल जाएगा। ज़्यादा जितना आप जानवरों पे ध्यान दे रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर आप खेती पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा साल भर का राशन मिल जाएगा, सिर्फ कुछ समय के अंदर, है ना, 3-4 महीनों की बस, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो। अगर कड़ी मेहनत करोगे 1 साल तो आपको बढ़िया एसएससी का एक बढ़िया सी पोस्ट मिल जाएगी, मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ट्राइब्स की अगर बात करें, पॉलिटिकल चेंजेस की अगर बात करें तो पहले के जो लोग थे वो ट्राइब में रहा करते थे। मतलब ट्राइब मतलब एक कबीला समझ लो, बहुत सारे लोग एक जगह हुए वो समझ लो, बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लिमिटेड लोग, छोटा-सा गाँव समझ लो, वो सारी चीज़ें। अब वो गाँव जनपद में चेंज हो गया, जनपद मतलब समझ लो जिला, काइंड ऑफ आज का जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो समझ लो कि गाँव जब बहुत सारे मिल जाएँगे तो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। और ये एक टेरिटोरियल यूनिट है ना, ये तो आप समझ पा रहे होंगे ना कि टेरिटरी को डिसाइड करने वाला जो यूनिट है वो है ये जनपद। और आगे जाके ये जो चीज़ें हैं महाजनपद बन जाएँगी, है ना? राइट, जन से बना जनपद और जनपद से बना महाजनपद, ठीक है? ठीक है? और इन्हीं को मतलब बिगर स्टेट समझ लीजिए, जो बिगर स्टेट्स होते थे हम उनको क्या बोलते थे? महाजनपद बोला करते थे, है ना? बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अगर मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? स्टेट बन जाएगा, ठीक है? और महाजनपद जैसे मगध हो गया, कौशला हो गया, अवंती हो गया, ये सारे हमको देखने को मिलते हैं। टोटल कितने थे? 16 थे। सबका नाम याद करना इम्पोर्टेंट है बट अभी नहीं है। जब हम एक-एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, तो हमको आधी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएँगी और उसके बाद जो कुछ बचेंगे उनको हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है। तो और इस टाइम पे हमको बड़े-बड़े जो किंग्स, जो ताकतवर किंग्स थे, उनका भी राइज़ देखने को मिलने लगा कि हाँ, ये भी धीरे-धीरे लोग देखने को मिलने लगे और ये पावर में आने लगे लोग, ठीक है? और यहाँ पे हमको स्टैंडिंग आर्मीज़ भी देखने को मिलने लगी। लोग अभी तक लोगों के पास स्टैंडिंग आर्मीज़ थी नहीं, क्योंकि लड़ाई वगैरह हुआ ही नहीं करती थी। जो कल्चर था, जो इकोनॉमी थी, वो सारा पास्टोरल थी।
लोगों को इतना मतलब ही नहीं था। बट जब से आयरन की डिस्कवरी हुई, सारे लोग जितने भी थे सारे के सारे, उनको थोड़ा मतलब शौक चढ़ गया कि अब हम लोग लड़ाई भी करेंगे, अब हम लोग खेती भी करेंगे, अब हम लोग ताकतवर हो गए, अब हम लोग ऐसा करेंगे, सामने वाले गाँव में जाएँगे, वहाँ पे जाके हमला करेंगे और उनका जितना भी सामान है लूट के चले आएँगे। तो लोगों को अब स्टैंडिंग आर्मीज़ की नीड पड़ गई, है ना? जो पावरफुल किंग थे वो इमर्ज हुए, मतलब पावरफुल किंग आए बट किसके साथ? स्टैंडिंग आर्मीज़ के साथ। उनकी एक खुद की आर्मी होगी कि हाँ, इस आर्मी पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि किसी 4 लड़कों को बोला लड़ाई होगी, नहीं। उनकी एक स्टैंडिंग आर्मी होगी, उनके पास खुद की आर्मी हुआ करती थी और टैक्सेशन मतलब ये लोग अब टैक्स भी लेने लगे लोगों से, है ना? पैसा कहाँ से आएगा आर्मी को मतलब मेंटेन करने के लिए, तो वो चीज़ है। ये हैं वो 16 महाजनपद, कंबोज हो गया, है ना? गंधार हो गया, कुरु हो गया, पांचाल, कौशला, मल्ल, व्रजी, काशी, अंग, वत्स, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, चैत्य, मगध, अंग, अस्क। बस इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट देखो सारे हैं। नेम भी सबका याद करना इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बता दूं तो इनकी कैपिटल भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? बट इनको हम ट्रिक से किसी दिन देख लेंगे, तो अभी मत इसको याद करिए और इंपॉर्टेंट भी इतना नहीं है, मतलब इस चैप्टर के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब महाजनपद वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो एक ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए, प्लस 16 महाजनपद के साथ 16 महाजनपद की कैपिटल्स भी याद होनी चाहिए और इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब बहुत आते हैं, ठीक है? लेटर वैदिक एज की अगर सोसाइटी की बात करें तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा हायरार्कियल हो गए थे। हायरार्कियल मतलब अब सोशल डिवाइड हो गई थी कि मैं आपसे बड़ा हूँ, आप मुझसे छोटे, ये सारी चीज़ें भी डिवाइड हो गई थी। वर्ण सिस्टम को देखने को मिलने लगा था। लोगों ने बोल दिया कि ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ये सारी भी चीज़ें हमको देखने को मिलने लगी थी, आपको पता होगा, ठीक है? अर्ली वैदिक में ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेटर वैदिक एज में हमको देखने को मिलती है। वुमेन्स की जो पोजीशन थी, जो औरतों की हमको रिस्पेक्ट किया करते थे, वो डिक्लाइन हो गई। अब लोग लड़कियों की या फिर औरत थी जो वुमेन्स थी उनकी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। नो पार्टिसिपेशन इन असेंबली, जो भी असेंबलीज़ हुआ करती थी उनमें नहीं बुलाया करते थे। एजुकेशन जो थी मतलब पढ़ाई वाली जो चीज़ें थी, उनसे भी बोला कि आपको पढ़ने की नीड नहीं है, आप घर का काम वगैरह करिए। और लोगों क मतलब जो औरतों की जो रिस्पेक्ट थी, वो एकदम मतलब उस टाइम तक एकदम खत्म हो चुकी थी। लेटर वैदिक एज की बात कर रहे हैं, ठीक है? रिलीजन की अगर बात करें तो रिचुअल्स बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जो रिचुअल्स मतलब होता है, जो परंपराएं थी वो और कॉम्प्लेक्स हो गई। इनको सिर्फ ब्राह्मण अकेला किया करते थे। जो ब्राह्मण सब वही यज्ञ यज्ञ किया करते थे, वही सारी चीजें बताया करते थे कि ये ऐसे करना है, ये यज्ञ कर लोगे तो ये फायदा होगा, ये यज्ञ कर लोगे तो ये फायदा होगा। ये सारी चीजें हुआ करती थी उस टाइम पे। और लेटर वेदा में हमको तीन चीजें, काफी सारी चीजें देखने को मिली। उनमें से तीन चीजें ये है कि सामवेद देखने को मिली, यजुर्वेद देखने को मिली, अथर्ववेद देखने को मिले। देखो, स्टार्टिंग जो ऋग्वैदिक पीरियड था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उसमें सिर्फ ऋग्वेद देखने को मिला और उसी से सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बट जो लेटर वैदिक एज है, वहाँ पे हमको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और कई सारे उपनिषद वगैरह, ब्राह्मण्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है और इनसे हमको नॉलेज मिलती है। तो लेटर वैदिक एज के बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है? इस बात को समझिए। तो ब्राह्मण्स भी देखने को मिले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिचुअल्स टेक्स्ट बोलते हैं, इसी टाइम पे लिखे गए। ओके, मतलब कंपोस्ट हुए। ओके, सीड्स ऑफ फिलॉसफी हमको देखने को मिलती है, मतलब हमको यहाँ पे उपनिषद उपनिषद यहाँ पे आ गए और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? सीड्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का ज्ञान भी हमको इसी टाइम पे देखने को मिला है ना। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इस टाइम पे आ जाती हैं। कब आ जाती है याद रखिएगा? लेटर वैदिक एज में, मतलब पहले नहीं आई हुई थी, वैदिक एज में। देखो, वैदिक एज में सिर्फ ऋग्वेद था और जितनी भी चीज़ें बाकी सारी हमको कब देखने को मिलती है? लेटर वैदिक एज में। जब वैदिक एज का हम लोग लेक्चर लेंगे डीप वाला, ये तो मतलब क्लास 6 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो उसमें आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा मैं, एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो वहाँ से तो सब क्लियर हो जाएगा, वैसे फिलहाल यहाँ पे भी हो रहा होगा आपको, ठीक है? सोर्सेस ऑफ एविडेंस हमको कहाँ से पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है? तो मटेरियल में जो भी सामान बचा हुआ है, आर्कियोलॉजी आप जानते हैं ना, जब हम पुराने सामान की मदद से जानते हैं कि पुराने टाइम पे चीज़ें क्या हुआ करती थी, पुराने चाहे वो घर बचे हो, चाहे वो हड्डियाँ बची हो, चाहे वो जानवर की स्केलेटन बचे हो, उनसे जब हम चीज़ों के बारे में जानते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है? एग्जीबिशंस है वो हमको सारी चीज़ें बताते हैं। मेगालिथ वरियर्स का एग्जीबिशन मतलब होता है खुदाई। जब लोग खुदाई करते हैं किसी एक साइट की जाके, किसी एक प्रॉपर जगह की जाके, तो उनको बोलते हैं एग्जीबिशंस, ठीक है? इस बात को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। और एग्जीबिशन से हमको देखने को क्या मिलते हैं? हमको मेगालिथ्स बरियल देखने को मिले। मेगालिथ मतलब बरियल मतलब वही समझो ना कि बड़े-बड़े पत्थरों वाले जहाँ पे वरियल्स है वो हमको देखने को मिलते हैं, वो खुदाई से ही देखने को मिले। पॉटरी भी, जो ब्लैक और रेड बेल की हम लोग बात कर रहे थे, ये भी हमको खुदाई से देखने को मिली। जितने भी आयरन टूल्स की हम लोग बात कर रहे थे, वो भी हमको खुदाई से देखने को मिले। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको खुदाई से देखने को मिलती है ना? एग्जीबिशंस के थ्रू देखने को मिलती है। दिस टेल्स अस सोशल डिफरेंसेस, और ये हमको सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी बताता है। क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे थे ना, जो कि ऑर्नामेंट्स के साथ, मतलब सोने चांदी के साथ मतलब इनको गाड़ा जाता था। बट कुछ लोग ऐसे थे जिनको मतलब सिर्फ कुछ घर का सामान उठाया, कुछ बर्तन वगैरह उठाया और उनके साथ गाड़ दिया। और ये चीज़ अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग दोबारा बात नहीं करेंगे। रिटन सोर्सेस की बात करें तो हमको क्या-क्या देखने को मिला?
ऋग्वेदा में जो देखने को हमको मिलती है वो हमको क्या देखने को मिलता है ये समझिए। सोसाइटी के बारे में देखने को मिलता है कि पास्टोरल इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि अर्ली पीरियड में सोसाइटी और पास्टोरल इकोनॉमी थी। ठीक है। लेटर वेदास जो बाद में जाके वेदास आए, लेटर वेदास मतलब वही 3 वेदा, ऋग्वेदा के अलावा जो 3 वेदा हैं वो उनको क्या बोलते हैं, लेटर वेदास बोलते हैं। जो ब्राह्मण्स थे, जो उपनिषद थे, ये हमको एग्रीकल्चर, किंगडम्स और रिलीजन के बारे में बताते हैं। ठीक है। हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट, इन अगर दोनों को मिला लें तो ये दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिलती हैं और हिस्टोरियंस उन चीज़ों को पढ़ते हैं। पर सर अभी तो आपने बोला कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो आर्कियोलॉजी को पढ़ते हैं। अरे वो तो पढ़ते ही हैं, प्लस हिस्टोरियंस है वो भी तो पढ़ेंगे, क्योंकि उनका तो काम ही हिस्ट्री को जानना। अब हिस्ट्री से रिलेटेड चाहे वो आर्कियोलॉजी हो चाहे कुछ भी, उनको तो पढ़ने से मतलब है ना। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये लोग साथ में मिलके हिस्ट्री को बनाते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ करता होगा, ऐसा हुआ करता होगा। तो दुकान पे जाते होंगे तो पार्ले जी नहीं मिला करता होगा, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। वेदास की अगर बात करें तो टोटल 4 वेदास आपको पता होगा, आप जो उसमें बता देंगे कि भैया सबसे पुराना वेदा ऋग्वेद है, बताओ सबसे नया वेदा कौन सा है जो कि रिसेंट में अभी लिखा गया है। रिसेंट में ये नहीं है 100 साल पहले, मतलब सबसे लास्ट में कौन सा वेदा लिखा गया था ये बताओ, कौन सा वेद लिखा गया था ये बताइए। तो वेदास वेदास टोटली 4 हैं सब, और चारों वेदा ये हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पुराना है वो ऋग्वेद है, आपको पता होगा आज से लगभग 3500 साल पहले कंपोज हुआ ये कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। यहाँ पे हमको सुक्तास देखने को मिलते हैं, मतलब पोइम्स वगैरह देखने को मिलती हैं, और प्रेयर्स देखने को मिलती है भगवान के लिए जो कि लिखी जाती हैं। और भगवान कौन कौन से थे आपको बता चुके थे हम लोग, चाहे इंद्र हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वरुण देव हो, है ना। तो सामवेद की अगर बात करें तो हमको देखने को मिलती है कि जब भी रिचुअल्स होंगे, जब भी सैक्रिफाइसेस होंगे, तो उस टाइम पे कौन सी हाइम्स को हम गाएंगे, कौन सी पोएम्स को हम गाएंगे, कौन कौन से और कविताएं सुनाएंगे, पोइट्री सुनाएंगे, ये सारी चीज़ें भी हम लोग उस टाइम पे डिस्कस करते थे। कहाँ पे देखने को मिलती थी, सामवेद में देखने को मिलती थी। कि जब भी मान लो यज्ञ हो रहा है तो यज्ञ तो हो रहा है, अब कोई इंसान बोलेगा क्या, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं, सामवेद में लिखी है कि आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ठीक है। और सामवेद से ये भी समझ लीजिए कि इन सारी चीज़ें हमको पता चलता है बेसिस ऑफ इंडियन म्यूजिक, कि इंडियन म्यूजिक कहाँ से धीरे धीरे आगे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है। यजुर्वेद की अगर बात करें तो यहाँ पे दिखाया जाता था कि यज्ञ को कैसे परफॉर्म करे, रिचुअल हैंडबुक, अच्छे समझना। ऋग्वेदिक टाइम इतने पहले कंपोज हुआ और यहाँ पे लिखे जाते थे पोएम्स वगैरह, उनको कब पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, कब किस सेक्रीफाइस के द्वारा, वो सारा लिखा रहता था सामवेदा में। और जो रिचुअल्स हैं वो कैसे करने हैं वो सारा लिखा रहता था यजुर्वेदा में। अथर्ववेद में लिखा रहता था कि मैजिक स्पेल्स, चांस मतलब मंत्र, डेली लाइफ प्रैक्टिसेस और हीलिंग, मतलब जो भी मंत्र हो गया, जादू हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें, टोटके वगैरह हो गए, वो सारे हमको अथर्ववेद में देखने को मिलते हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमको अथर्ववेद में देखने को मिला करती थी। ठीक है। और ये ठीक है, ये बेसिकली एक मनुस्क्रिप्ट है जो कि ऋग्वेदा के टाइम की, देखो अ पेज फ्रॉम अ मनुस्क्रिप्ट ऑफ अ ऋग्वेदा, कि ऋग्वेदा के टाइम पे ये मनुस्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाया करती थी वो सारी चीज़ें। ठीक है। ब्रिक बार्क पे लिखी गई है, कश्मीर में हमको देखने को मिली थी, और आज से लगभग 150 साल पहले। ठीक है। तो जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये यूज़ होते थे ऋग्वेदा को लिखने के लिए। जब सबसे पहले ऋग्वेदा लिखा गया था तो इन्हीं चीज़ों की मदद से लिखा गया था, इन्हीं टेक्स्ट पे लिखा गया था, इन्हीं ब्रिज पार्क्स पे लिखा गया था। तो वही है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ आप देखेंगे तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो ऋग्वेदा के जो टेक्स्ट होते हैं, जो अर्लीस्ट टेक्स्ट है, वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो यही वो मनुस्क्रिप्ट्स हैं जिनसे हमको सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है। तो और आज के टाइम पे ये जो अगर मनुस्क्रिप्ट्स देखने की बात करें तो ये हमको महाराष्ट्र में मिल जाएंगी, पुणे की लाइब्रेरी में इनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। क्योंकि ये जो मनुस्क्रिप्ट्स होते हैं ना, ये आराम से फट सकते हैं, जल सकते हैं, या फिर कोई कीड़ा खा सकता है, तो इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है विश्वामित्र और 2 रिवर्स की। वो 2 रिवर्स हैं उनका नाम है रिवर ब्यास और रिवर सतलज। तो रिवर सतलज और रिवर ब्यास से विश्वामित्र जी बात करते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक सिंगर आ रहा है भाई, और उस सिंगर को आने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो आप ये करिए कि आपकी जो धाराएं हैं उनको पैर से ऊपर मत ले जाइएगा, मतलब इतना ऊपर मत ले जाइएगा कि हमारा रथ वगैरह डूब जाए, या फिर जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ कोई गलत हो जाए। तो देखो वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट तो देख लीजिए। विश्वामित्र कहते हैं ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस। इनका जो कंपैरिजन कर रहे हैं हॉर्सेस के साथ कर रहे हैं। 2 स्विफ्ट मतलब बड़े घोड़ों की तरह, या फिर अच्छे घोड़ों की तरह, मतलब स्पीड में आप आ रहे हो। और टूल्स लाइक शाइनिंग काउस, और वो चमकती हुई गायों की तरह आ रहे हो। दैट लिक देयर कास, उन गायों की तरह आ रहे हो जो कि अपने बच्चों को चाटती हैं, है ना। जानते हो ना जो गाय अपने बच्चों को चाटती है जब पैदा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख पा रहे हो आप। ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं गाय और हॉर्सेस से, मतलब काउस और हॉर्सेस से। आपको ये बात याद रखनी है। यू आर लाइक चैरियट्स ऑफ द सी, आप अगर एक तरीके से देखा जाए तो चैरियट्स मतलब होते हैं रथ, कि आप तो समुद्र के रथ हैं, आप रथों की तरह उसी स्पीड में आ रहे हो। थ्रू दी पावर ऑफ इंद्र, आप इंद्र भगवान की ताकत से सीधे चले आ रहे हो। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर,
आप पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हो और आपके अंदर की जो इच्छा है वो ये है कि आप पानी से मिलना चाहते हो, मतलब समुद्र से मिलना चाहते हो, ठीक है? एक दूसरे में मिलना चाहते हो। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, विद वन अनदर, ओके? रिवर्स अब रिप्लाई करती हैं, वो बोलती है हम जो कि पूरे पानी से भरे हुए हैं, हम जो आगे बढ़ते हैं वो हम भगवान की राह पे बढ़ते हैं। वो भगवान की राह जो कि उन्होंने हमारे लिए बनाया है। द गॉड्स मेड फॉर अस, उन पाथ पे बढ़ते हैं, उन रास्तों पे बढ़ते हैं जो कि भगवान ने हमारे लिए बनाए हुए हैं। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, जब हम लोग फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप, और हम नहीं रुक सकते। व्हाई डू यू प्रे टू अस, आप हमसे क्यों प्रे कर रहे हैं? ओ सेज मतलब ओ ऋषि, ठीक है? तो ऋषि से बोल रहे हैं कि आप प्रेस क्यों कर रहे हैं, मतलब आप हमसे विनती क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा स्लो चलिए, क्योंकि वही कन्वर्सेशन हमको देखने को मिलती है। तो विश्वामित्र आगे बोलते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू, मेरी बात सुनो। द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विद इट्स कैरियर्स एंड कार्ड्स, लेट योर वाटर नॉट राइज अबव और एक्सेस सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो मेरा सिंगर वहाँ दूर से आ रहा है, आप अपने पानी को इतना ऊपर मत करिएगा ताकि वो मतलब उसको आने में तकलीफ हो या फिर वो डूब जाए, बस इतनी सी बात है, ठीक है? तो रिवर्स बोलती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, कि हम आपकी बात सुनेंगे ताकि आप अच्छे से क्रॉस कर पाए रिवर्स को, ठीक है? तो हिस्टोरियंस पॉइंट आउट करते हैं साइमको वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर टू रिवर्स फ्लोज। तो यहाँ पे इनको ये देखने को मिलता है, और जो हिस्टोरियंस है वो जानते हैं कि ये बात वहाँ पे की गई होगी जहाँ पे दो रिवर्स का फ्लो हमको देखने को मिलता है, ठीक है? दिस ऑल्सो सजेस्ट, ये भी बताता है कि जो ऋषि थे वो वहाँ पे रहा करते थे जहाँ पे हॉर्सेस और काउस की पूजा हुई करती थी, या फिर उनको एक वैल्यूएबल एनिमल्स माना जाता था, क्योंकि वो कंपैरिजन भी तो उन्हीं से कर रहे हैं ना। दिस इज वाई द रिवर्स आर कंप्लीट, दिस इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू काउस एंड हॉर्सेस, सेम चीज़ है। तो ऋग्वेदा हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ ऋग्वेदा के बारे में पढ़ना है इस वाले चैप्टर में, ठीक है? तो ऋग्वैदिक पीरियड है बेसिकली, काइंड ऑफ ये। तो जो ऋग्वेदा है वो एक ओल्डेस्ट वेद, आपको पता होगा, आज से लगभग 1500 बीसी में, लगभग आज से 3500 साल पहले कंपोज हुआ। कंटेंट की अगर बात करो तो इसमें आपको 1028 हाइम्स देखने को मिल जाएगी, जिनको सूक्तास बोलते हैं। कई बार मैं आपको बोल चुका हूँ इनको क्या बोलते हैं, तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। जो कि वैदिक संस्कृत में लिखी गई है। जो संस्कृत और जो वैदिक संस्कृत है वो भी डिफरेंट है, इस बात को समझिए। सम हाइम्स इन द डायलॉग फॉर्म, कुछ हाइम्स है जो कि डायलॉग फॉर्म में देखने को मिलती है कि सामने वाला बात कर रहा है, फिर रिप्लाई भी आ रहा है। तो वही अभी विश्वामित्र वाली हाइम थी जो व्यास और सतलज रिवर के साथ, जो कि अभी हम ऊपर डिस्कस किए थे, ठीक है? इस वजह से पढ़ना थोड़ा ज़रूरी था। लर्निंग में और देखो ऐसा भी होता था कि ये जो लिखे हुए हैं ना, ये पीढ़ी टू पीढ़ी ट्रांसफ़र होते थे, वो बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है? हाइम्स वर मेमोराइज्ड एंड रिसाइटेड ओरली, कि इन हाइम्स को याद किया जाता था, मतलब मन में याद कर लिया और काफ़ी टाइम तक इनको मेमोराइज़ करके रखा, और बाद में जाके इनको बोला जाता था, मुँह के द्वारा बोला जाता था और लोग इनको सुना करते थे, ठीक है? इनको श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब होता है दैट विच इज हर्ड। हर्ड मतलब होता है जिनको सुना जा सके, हैं इनको लिखा नहीं जाता था। श्रुति मतलब होता है जिनको सिर्फ सुना जा सके, ठीक है? तो इनको श्रुति बोला करते थे। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई आपसे पूछे कि श्रुति क्या होती है, तो बोल दीजिएगा कि जिनको सिर्फ सुना जाए, या फिर जो मतलब सुनने के लिए होती हैं, ठीक है? ऑथरशिप की बात करें तो ये जो ऋग्वेद है, ये टोटली या मोस्टली जो कंपोज किया गया वो आदमियों के द्वारा किया गया, बट कुछ हैं जो कि वुमेन सजेस्ट ने भी लिखे, लाइक लोपमुद्रा और घोष, ये दोनों के दोनों औरतों ने लिखे हैं और वुमेन्स ने लिखे हुए हैं। जैसा कि अभी हम लोग लोपमुद्रा के बारे में तो ऊपर भी डिस्कस किए थे, और एक घोष को भी याद रख लीजिएगा। जितने भी मतलब हाइम्स हैं सारी की सारी मेंस लिखते हैं, बट कुछ हैं जो वुमेन्स भी लिखती हैं, ठीक है? क्योंकि ये ऋग्वैदिक पीरियड चल रहा है, अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा है। अभी औरतों की रिस्पेक्ट होती है, अभी वुमेन्स की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? लैंग्वेज की अगर बात करें तो सारी की सारी वैदिक संस्कृत में लिखी गई, मच ओल्डर देन क्लासिकल संस्कृत। जो क्लासिकल संस्कृत है उससे काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है ये, ठीक है? मॉडर्न पब्लिकेशन की अगर बात करें तो अगर अभी बोला जाए कि ऋग्वेद प्रिंट का हुआ तो लगभग अभी 200 साल पहले, ठीक है? उस टाइम पे जब राइटिंग का आविष्कार वगैरह हो गया था तब तो लिख दिए गए थे, बट प्रिंटेड की बात करें तो अभी 200 साल पहले, ठीक है? बस उससे ज़्यादा हमको नहीं जानना है। कैटल, हॉर्सेस, कैरियर्स इन ऋग्वैदिक सोसाइटी। तो अब हमें इनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करना है। तो कैटल मतलब गाय होती है, तो कैटल मतलब गाय हो गई हमारी, हॉर्सेस मतलब घोड़े हो गए, कैरियर्स मतलब रथ हो गए, और ऋग्वैदिक सोसाइटी में इन सबका इंपॉर्टेंस क्या था वो हम लोग को जान लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कैटल्स की। तो आज जो गायों की रिस्पेक्ट है, वैसे तो आज लोग रिस्पेक्ट करते ही नहीं इतना, जो पुराने टाइम पे लोग किया करते थे वो अलग चीज़ है। कैटल वर कंसिडर्ड एज मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ, कि कैटल मतलब गाय को सबसे ज़्यादा वेल्थ का वो माना जाता था, कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे नहीं माने जाएंगे, अगर आपके पास गाय है तो आपके पास पैसे, अन्यथा आपके पास पैसे नहीं है। मतलब आज जैसे मनी चलती है ना, तो उस टाइम पे गाय मनी हुआ करती थी।
और पीरियड्स में भी गाय देखने को मिलती थी, कैटल देखने को मिलते थे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे देखने को मिलते थे, बच्चों में भी सन मतलब लड़का देखने को मिलते थे, हॉर्सेस देखने को मिलते। ये सारी की सारी चीज़ें हमको पीरियड्स में देखने को मिलती थी, हाइम्स में देखने को मिलती थी। जब हम लोग प्रेयर करते थे या फिर पोएम्स वगैरह गाते थे भगवान के लिए, तो उनमें हमें इन तीनों का ज़िक्र देखने को मिलता है, ठीक है। बैटल्स वर ऑफन फाउट टू कैप्चर काउस, कई बार युद्ध भी लड़े जाते थे जब हम लोग क्या करते थे, गायों को मतलब कैप्चर करने के लिए, गायों को पकड़ने के लिए भी युद्ध करा किए जाते थे, और उनको हम लोग क्या बोलते थे, गवस्ती बोलते थे। गवस्ती मतलब होता है सर्च फॉर काउस, मतलब जब हम लोग गायों को खोजने निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, गवस्ती बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा सब क्यों होता था, क्योंकि जो गाय है वो हमको दूध देती थी, घी देती थी, कर्ड देती थी, ठीक है। रिचुअली उसके लिए भी, रिचुअल मतलब वही है ना, पारंपरिक मतलब जब भी कोई हम यज्ञ वगैरह करेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। हाइड मतलब आप जानते हैं क्या होता है, इन सब लोग क्या बनाते थे, क्लॉथ्स और नेट्स बनाते थे। हाइड मतलब खाल होती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डंग की बात करें तो डंग मतलब गोबर होता है, तो गोबर से हम लोग क्या बनाते थे, फ्यूल। अब फ्यूल मतलब ये नहीं कि आज का पेट्रोल डीजल, फ्यूल मतलब काइंड ऑफ जैसे गोबर होता है, तो फिर अगर आप समझ पाएंगे कि जो गोबर होता है जिससे हम लोग कंडे बनाते हैं, अगर आप कंडे सुने होंगे, तो उनसे फिर हम लोग खाना वगैरह बना सकते हैं, तो उनमें ये यूज़ होता है, और उसी की ये फ्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इवन लैंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट देन काउस इन अर्ली वैदिक एज, पुराने समय पे जो जमीन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी की काउस इंपॉर्टेंट थी। जितनी इंपॉर्टेंस उस टाइम पे गाय रखा करती थी उतनी तो लैंड भी नहीं रखा करती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग हॉर्सेस और कैरियट्स की बात कर लेते हैं। हॉर्सेस मतलब घोड़े और कैरियट्स मतलब रथ वगैरह। तो जो हॉर्सेस है इनको पावर और प्रेस्टीज का सिंबल माना जाता था, कि मतलब कोई रिस्पेक्ट करेगा। अगर आज के टाइम पे मतलब आज अब तो चला गया, बट 2017-18 के टाइम पे कैसा टाइम आया था, जब आप लोग आईफोन लेके चला करते थे तो आपकी इज्जत करते थे लोग। तो अब वो टाइम जा चुका है, बुलेट लेके चलते थे तो इज्जत करते थे। ऐसे ये सेम चीज़ समझो कि उस टाइम पे जो भी कैरियर्स या फिर हॉर्सेस लेके चला करते थे, तो एक प्रेस्टीज और एक पावर का साइन माना जाता था इन चीज़ों को, ठीक है। और इनका ये सब क्यों देखने को मिलता था, ये इसलिए देखने को मिलता था क्योंकि जो हॉर्सेस हैं यही हैं जो कि हमें बैटल्स में मदद करते थे। क्योंकि ये क्या करते हैं, रथ को खींचते हैं, रथ को खींचने में मदद करते हैं घोड़े, ठीक है, जिससे हमको स्पीड का एडवांटेज मिलता है, ओके। कैरियट्स वर लाइट वुडन व्हीकल्स, और कैरियट्स क्या होते हैं आपको पता होगा कि हल्के हल्के वुडन व्हीकल्स होते हैं जिनमें 2 व्हील लगे होते हैं, पुल्ड बाय हॉर्सेस, जिनको घोड़े खींचते हैं। रथ बेसिकली वही चीज़ है, यहाँ पे समझ पा रहे होंगे होगा। और जो हॉर्सेस हैं उनका यूज़ अश्वमेध यज्ञ में भी होता था। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं, काइंड ऑफ सिम्बलाइजिंग रॉयल पावर, और ये रॉयल पावर को दिखाता है। देखो ऐसा होता था, आपने अगर रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी होगी फिर भी पता होगा कि घोड़े को फ्रीली छोड़ दिया करते थे। अब घोड़ा जिस जिस टेरिटरी में जाएगा, और उस टेरिटरी के लोगों ने अगर घोड़े को नहीं रोका, तो वो टेरिटरी जिस राजा ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था वो घोड़े को छोड़ते थे। और अगर वो किसी टेरिटरी में घोड़ा चला गया और उस राजा ने नहीं रोका, तो फिर वो जो टेरिटरी है वो उस राजा की हो जाएगी जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया हुआ है, ओके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बट अगर मान लो घोड़ा चलता रहा और किसी राज्य पे जाके किसी ने घोड़े को रोक लिया, घोड़े के साथ कुछ पहरेदार भी चला करते थे, इनको याद रखिएगा कि मतलब उसकी सेफ्टी के लिए। तो अगर किसी ने घोड़े को रोक लिया, तो अब जिसने रोका है उसको उस राजा से जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया उससे लड़ाई करनी पड़ती थी, ठीक है। बस ये बात होती थी। और ये कौन कराया करते थे, ये बड़े बड़े लोग कराया करते थे। जो बड़े बड़े राजा होते थे वो ये सारी चीज़ें कराया करते थे। जो छोटे राजा होंगे वो तो मतलब अपनी हार मान लेते थे सबके सामने, बट जो बड़े बड़े राजा होते थे वो ये चीज़ कराया करते थे। जैसे राम जी ने कराया था और किसी ने उनका घोड़ा पकड़ लिया था। अब ये बताइए उनका घोड़ा किसने पकड़ा होगा, है ना। अब राम जी इतने पावरफुल किंग थे, उनका भी घोड़ा किसी ने पकड़ लिया था, तो अब सोचो किसने पकड़ा होगा। कई लोग को पता होगा वैसे इसका जवाब। तो बैटल्स की बात करें तो बैटल अभी हमको एम्पायर के लिए देखने को नहीं मिल रहा, कि पहले लोग लड़ा करते थे जमीनों के लिए, तो अभी मतलब जमीन के लिए लड़ते हैं। बट मौर्यस के टाइम पे जो मतलब वॉर हुआ करते थे वैसे वॉर भी देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। अभी जो वॉर होते थे, अभी जो युद्ध होते थे, वो मिली डिपेंडेंट होते थे कि हमको काउ चाहिए, मतलब गाय चाहिए जो कि हेल्थ का सिंबल होती है। हमको लैंड चाहिए जिन पे हम लोग क्रॉप्स उगा पाए, तो हमको लैंड चाहिए जिन पे हम लोग क्रॉप्स उगा पाएँ, ठीक है। हमको वाटर चाहिए क्योंकि वाटर तो भैया लाइफ़लाइन होता है, पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो वाटर की हमको नीड होती थी उस टाइम पे, तो वाटर के लिए लोग लड़ाइयाँ करते थे। पीपल मतलब पानी उस टाइम पे था बट स्टिल लोग लड़ाई करते थे कि अगर इनके मान लो शहर में एक रिवर बह रही है, तो इनका शहर वो कैप्चर कर लो तो हमको रिवर की कभी पानी की कमी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। पीपल कैप्चर्ड एज़ स्लेव, लोगों को कैप्चर कर लिया जाता था और उनको स्लेव्स की तरह रखा जाता था, गुलामों की तरह, जिसको दास और दासीस बोलते हैं। और आप देखेंगे अब वो टाइम क्लोज आता जा रहा है जब हम इनको दास बोलने लगेंगे, मतलब इनको पूरा टोटली स्लेव बना देंगे, ठीक है। विक्ट्रीज ब्रॉट वेल्थ, जो विक्ट्रीज होती थी वो बहुत सारा धन लाती थी। इसको ट्राइब्स मतलब लोगों में साफ साफ थोड़ा डिवाइड कर देते थे, जितने भी लोग थे उनके हिसाब से लोगों में डिवाइड देते थे, प्रीस्ट को दे देते थे। और ये जो पैसा ये सारा का सारा यज्ञ में
यज्ञ में पैसा लगता था, ठीक। लीडर्स को तो पैसा मिलता ही था, लोगों को भी मिलता था और प्रीस्ट को भी, मतलब जो यज्ञ वगैरह कराते हैं उनको मिलता था, और वो लोग फिर क्या कराते थे इससे, यज्ञ में भी सारा पैसा लगा देते थे। अब लीडर्स और प्रीस्ट की अगर बात करें तो राजा जो कि चीफ हुआ करते थे, ट्राइबल लीडर, नॉट लाइक लीडर किंग्स। जो बाद के जो किंग्स हैं ये वो नहीं है, ठीक है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, तो दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण समझ लीजिए, प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण, ठीक है। प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण समझ लीजिए, और लीडर मतलब आप जानते हैं राजा, और राजा ये वो वाला राजा नहीं है, गांव वाला राजा है, ठीक है। नो पैलेसेस, कोई भी हमको महल देखने को नहीं मिलते, ना कोई कैपिटल्स देखने को मिलती है, ना कोई परमानेंट आर्मी देखने को मिल रही थी, ठीक है। नॉट हेरिडेटरी, अब ये नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। सो तो नॉट हेरिडेटरी, नॉट हेरिडी मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, और बनता भी नहीं था। यूजुअली अगर देखें तो राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, जो योग्य होता था उसको बना लेते थे, ठीक है। वरना अगर कोई सोचे कि इनके पिताजी खत्म हो गए तो अब तो यही काम करेंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ये मतलब लिखा नहीं है कहीं पे कि यही होगा, बाद में जाके ये चीजें हुई, बट तब नहीं था। प्रीस्ट जिनको हम लोग ब्राह्मण्स बोलते हैं, वेरी पावरफुल बिकॉज दे परफॉर्म यज्ञ, और ये बहुत पावरफुल थे क्योंकि ये यज्ञ कराते थे, और यज्ञ से ही अश्वमेघ यज्ञ होता था, वहीं से लोग चीज़ों को कैप्चर करते थे, युद्ध करते थे। तो इनका भी पावरफुल मतलब इनका जो ऑरा था ना उस टाइम पे, अच्छा खासा था ब्राह्मण्स का, ठीक है। ये रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, यज्ञ परफॉर्म करते थे, रिसाइटेड हाइम्स, हाइम्स को मतलब वही पोएम्स को रिसाइट करते थे, मतलब जपते थे, मतलब उन्हीं चीज़ों को जपना, जानते हो ना, मंत्रों को जपते हैं, वही वही डिसाइडेड रिचुअल सैक्रिफाइसेस प्रेयर, ये डिसाइड करते थे कि किन चीज़ों को कब करना है। कंट्रोल सोसाइटी स्पिरिचुअली, और लोगों को ज्ञान देके बताते थे कि ये सही है, ये चीज़ गलत है, तो सोसाइटी को भी कंट्रोल किया करते थे कौन, ब्राह्मण्स, ओके। अब यज्ञ की बात कर लेते हैं, तो यज्ञ का जो पर्पस होता था, देखो यज्ञ मतलब सेक्रीफाइसेस होते हैं, जब हम यज्ञ में चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं। अब सेक्रीफाइस ये नहीं कि हमेशा जानवर कर रहे हैं, कभी कभी लोग घी वगैरह, मतलब सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस होता था, और जानवरों का भी होता था, ठीक है। लिए जो उनका रीज़न था, पर्पस जो था, वो उनका था कि भगवान को खुश करना, चाहे वो अग्निदेव हो, इंद्रदेव हो या वरुण देव हो, जाकि वो हम पे अपनी कृपा बरसाए रहें, है ना? बारिश होती रहे, कैटल्स हैं, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनके लिए भगवान हम पे कृपा बरसाए रहें और इनकी रक्षा करें, इनकी बारिश टाइम पे दे दें, कैटल्स की रक्षा करें, और प्रॉस्पेरिटी हम पे, मतलब धनवान रहें भगवान, धनवान यानी कि पैसा देते रहें, मतलब हम पे कृपा बरसाए रहें, वो चीज़ें हैं। ऑफरिंग्स की अगर बात करें तो क्या-क्या चढ़ाते थे? कभी घी देते थे, कभी ग्रेस मतलब नाज वगैरह दिया करते थे। समटाइम्स एनिमल्स, कभी-कभी एनिमल्स भी दिया करते थे, तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती थी। हॉर्सेस यूज्ड एज़ अश्वमेघ, जो हॉर्सेस का यूज़ होता था वो अश्वमेध यज्ञ के लिए होता था। काउज़ एंड गोट्स वर समटाइम्स सैक्रिफाइस्ड, कई बार जो गाय थी उनको सैक्रिफाइस कर दिया जाता था। ठीक है? ठीक है? तो जो गाय और गोट है ना, इनका भी सैक्रिफाइस हमको देखने को मिलता था। ठीक है? बिलीफ की अगर बात करें तो यज्ञ हैं जो मेंटेन करते थे कॉस्मिक पावर को, कॉस्मिक ऑर्डर जिसको क्या बोलते हैं, रीत, है ना? कॉस्मिक ऑर्डर जो कि अभी मैं आपको ऊपर बताया था, उसका मतलब यही होता है कि जो हार्मनी बन के चले, इंसान खुश रहे और अपनी एक हार्मनी मतलब शांति चीज़ से बना के चले, लोग शांति से रहे, खुशी से रहे, वो चीज़ें की बात कर रहे हैं ना? एक रीत चली रहे। सुना है ना कि ऐसी रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है? अब कम्युनिटीज़ देख लेते हैं ऋग्वैदिक पीरियड में कम्युनिटीज़ कैसे डिवाइडेड थी, ओके? तो जना, जना कितनी बार डिस्कस करें हम लोग, जना मतलब पीपल होते हैं जिनको ट्राइब बोलते थे, कम्युनिटी और ट्राइब। मैनी ट्राइब्स मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, ऋग्वेदा में हमको काफ़ी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। परु जना, भारत जना, यदु जना, कुरु जना, तो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की नीड इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है। ई जना हैज़ इट्स ओन लीडर, हर जना के पास अपना खुद का एक लीडर होता था जिसको हम लोग राजा बोलते थे, और प्रीस्ट भी हुआ करते थे और कॉमन पीपल भी हुआ करते थे। विश की बात करें तो विश बेसिकली कॉमन पीपल हुआ करते थे, और बाद में जाके टर्म विश यूज्ड फॉर ऑर्डिनरी पीपल फॉर द ट्राइब। या तो देखो कभी-कभी ये जो कोई भी ट्राइब है, जैसे मान लो कोई भी कबीला है, उसमें बहुत सारे लोग होते थे, तो उसमें जो कॉमन लोग होते थे उनके लिए ये वर्ड विश यूज़ किया करते थे। बट लेटर जो जो विश है ये वैसे बन गया, और ये एक सोशल ग्रुप का पार्ट बन गया। जो 4 सोशल ग्रुप थे ना, कौन-कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, तो उनमें से ये जो है ना, ये वही वाले वैश्य हैं। ये बाद में जाके वैश्य बन गए, ठीक है। आर्य की बात करें, आर्यंस कौन थे? तो जो भी इंसान ऋग्वैदिक हाइम्स को कंपोज किया करते थे, ये खुद को क्या बोलते थे, आर्यंस बोलते थे, आर्यंस बोलते थे, और ये खुद को सबसे ज़्यादा सुपीरियर और सबसे ज़्यादा नोबल, मतलब नोबल मतलब जानते हो ना, जो बड़े लोग होते हैं, कुल मिला के वो समझ लो आप। तो ये खुद को नोबल्स और सुपीरियर बोला करते थे। जितने भी इनके अपोनेंट्स होते थे, मतलब जो कि आर्यंस नहीं है, उनको ये लोग क्या बोलते थे, दास, दासियस, और इनको बाद में जाके इन्हीं से काम कराया करते थे, है ना? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बाद में जाके क्या करने लगेंगे, ये बाद में जाके इनके गुलाम बन जाएँगे, ठीक है? दास के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि दास वैदिक रिचुअल्स को परफ़ॉर्म नहीं कर सकते थे।
स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो आर्यंस थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे और जो दास थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। ऑफन फाउंड वॉर्स विद आर्यंस, कई बार इन्होंने युद्ध भी करे आर्यंस के साथ अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं यार, आप हमको अलग क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। और आर्यंस तो इनको अपना दुश्मन मानते ही थे, है ना, क्योंकि ये आर्यंस नहीं थे, इसलिए ये सुनो ना कि ये जो दास थे ये लोग आर्यन नहीं थे, इस वजह से ये आर्यंस के दुश्मन थे। ठीक है, और बाद में जाके ये स्लेव्स बन गए और इनको वॉर जब युद्ध हुआ करते थे तो इनको पकड़ के ले जाया करते थे और कहते थे अब आप हमारे घर पे हमारे यज्ञ में या फिर हमारे देश में काम करेंगे। ठीक है, बस। तो ये एक बरियल साइट है और ये देखिए यहाँ पे एक छेद आपको देखने को मिल रहा है, एक बड़ा सा होल देखने को मिल रहा है, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, और ये जो आप चारों तरफ पत्थर देख रहे हो बड़े बड़े, यही मेगालिथ्स और इनको वोर्डर्स बोलते हैं। जब हम लोग बड़े बड़े पत्थरों को सीधा खड़े कर देते हैं तो उनको वोर्डर्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, वोर्डर ऐसा कुछ टर्म है, अभी मैं आपको बता दूंगा कि क्या टर्म है। तो यहाँ पे जो है ना ये होल, ये ऑफरिंग के लिए हुआ करता था। ठीक है, बट कई लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये लोग बोलते थे कि अगर कोई और सेम फैमिली का या फिर कोई और किसी और की डेथ हो जाती है तो उनको भी यहाँ पे दफना दिया करते थे, उसके लिए भी होता था। ठीक है, ये हमको कुछ खंजर वगैरह देखने को मिलते हैं, है ना। ये क्या है ज़रा ये बता दीजिए, ये भी देखने को मिलते हैं। और ये आपके हिसाब से क्या होगा ये भी बता दीजिए। ठीक है, पढ़ मत लेना कि क्या है। ठीक है, ये बेसिकली हॉर्स के इक्विपमेंट हैं। ओके, और ये जो नीचे देख रहे हो ये कुल्हाड़ी वगैरह, ये डैगर वगैरह है। ठीक है, अब डैगर क्या होता है वो कमेंट करके बता दीजिए। और ये आपको चप्पल जैसा लग रहा है या फिर हाथों में पहना जाता है वो बता दीजिए। और ये अगर घोड़े का कोई पार्ट है तो ये कौन सा पार्ट है वो बता दीजिए। तो अब हम लोग आ गए उस टॉपिक पे, मेगालिथ्स और बरियल प्रैक्टिसेस पे, कि मेगालिथ्स क्या है और बरियल प्रैक्टिसेस कैसे हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेगालिथ्स हैं। अब ये वो मेगालिथ्स नहीं है जो कि हमको वहाँ पे देखने को मिले, मैंने बस एक फोटो रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि मेगालिथ्स होते क्या हैं, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, मेगालिथ्स और बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो आज से लगभग 3000 साल पहले ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती थी। मेगालिथ्स मतलब क्या होता है, मेगा मतलब बड़े, लिथ्स मतलब पत्थर। तो जो बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर होते थे उनको क्या बोलते थे, मेगालिथ्स बोलते थे। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेस्ड ऑन सरफेस और अंडरग्राउंड, कई कई बार ये सरफेस पे रखे जाते थे और कई कई बार धरती के अंदर गाड़ दिया करते थे। जैसे आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे धरती के नीचे भी हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। ये देखो, ये खुदाई के बाद हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिली ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार तो ऊपर हुआ करते थे एकदम सरफेस, वो कई बार नीचे। ठीक है, तो ये हमको मेगालिथ्स कश्मीर में देखने को मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं, दक्कन मतलब साउथ इंडिया, मतलब हर जगह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मेगालिथ्स कितने टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिंगल स्टैंडिंग स्टोन, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैनहिर। जो मैनहिर है इसी को बोलते हैं, जब कोई बड़ा सा पत्थर सीधा खड़ा कर दो तो उसको क्या बोलते हैं, मैनहिर बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे कि बड़े बड़े पत्थर कहीं एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे खड़े हुए हैं, उस जगह का नाम क्या है, उसको 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता था एक टाइम पे। तो उसका जरा नाम बता दीजिए। सर्किल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स। तो ये जो बाउल्डर्स है इसका मतलब होता है घेरा। बस बड़े बड़े जब पत्थर जब घेरों में खड़े करते हो तो उनको बाउल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, विद पॉट होल्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल ओपनिंग इन स्टोन्स पॉसिबली फॉर प्लेस ऑफरिंग। अब ये जो छोटे छोटे छेद हुआ करते थे, छोटे छोटे बड़े बड़े होल्स हुआ करते थे, देखो जो स्मॉल ओपनिंग्स की बात कर रहे हैं ये होते थे प्लेस ऑफ ऑफरिंग के लिए, बट जो बड़े बड़े होल हुआ करते थे वो इसलिए होते थे कि ताकि जाके आगे और कोई स्केलेटन को ऐड किया जा सके। ठीक, तो मेगालिथ्स जो हैं उनके हम लोग बरियर फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जितने भी जो लोग थे कई बार वो ब्लैक और रेड वेल पॉटरी के साथ देखने को हमको मिलते हैं। अब वो पॉटरी दिखती कैसी वो जरा गूगल कर लीजिएगा, उसकी मैं इमेजेस लगाना भूल गया। टूल्स एंड वेपन्स की अगर बात करें तो हमको आयरन और स्टोन के टूल्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि बॉडी के साथ रख रख दिया करते थे लोग। और इनका मतलब वही होता था कि ये लोग आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करते थे। तो ऑर्नामेंट्स की बात करें तो वो हमको स्टोन्स के देखने को मिलते हैं और कभी कभी गोल्ड के भी देखने को मिलते हैं। हाँ, और मालाएं भी यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस, कई बार हमको स्केलेटन ऑफ हॉर्सेस भी देखने को मिले, हॉर्सेस इक्विपमेंट के साथ, जो कि अभी मैंने ऊपर फोटो लगाया हुआ था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि जो हॉर्सेस हैं उनका कितना इंपॉर्टेंस था रिचुअल्स में और वॉरफेयर में। ठीक है, ठीक है, और ये जो सारी अगर आप चीज़ें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग लाइफ आफ्टर डेथ पे यकीन करते थे कि मरने के बाद भी इंसान की जीवन होता है। तो उसी वजह से सारी जितनी चीज़ें होती थी साथ में रख दिया करते थे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ज़रा देख लीजिए। लाइक कभी ऑर्नामेंट्स के साथ रखते थे और पुअर्स को किसी के साथ नहीं रखते थे, सिर्फ कुछ आइटम्स रख देते थे। तो ये हमको सोशल डिफरेंसेस बताता है ना, कभी अगर क्वेश्चन आ जाए। हमको पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये वाइड स्प्रेड कल्चर प्रैक्टिस है बेसिकली। ये हर जगह परफॉर्म की जाती थी, हर जगह प्रैक्टिस की जाती थी, तो हमको पूरे इंडिया में देखने को मिले हैं। ठीक है, हेल्प आर्कोलॉजिस्ट स्टडी एंशिएंट सोसाइटी इकोनॉमी एंड रिचुअल्स। तो ये हमको हेल्प करते हैं, आर्कोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं ताकि वो जान पाए पुराने रिचुअल्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में और एंशिएंट सोसाइटी के बारे में। ठीक है,
और ये तो दोबारा आ गया, सॉरी इसके लिए माफ़ करिएगा। अब हम लोग ब्रह्मगिरी के वरियल की बात कर लेते हैं। तो जो ब्रह्मगिरी का वरियल है ये हमको कहाँ देखने को मिला था? कर्नाटका में देखने को मिला था। ये एक फेमस मेगालिथ वरियल साइट है जो कि आज से लगभग 3000 साल पहले वहाँ पे जो चीज़ें एविडेंस हमको देखने को मिले थे। बरियल फाउंड विद, जो यहाँ पे बरियल्स हैं वो किस किस के साथ देखने को मिले? तो ब्लैक एंड रेड बेड पॉटरी के साथ देखने को मिले, आयरन टूल्स और वेपन्स के साथ देखने को मिले, तलवारों के साथ, एक्स मतलब कुल्हाड़ियों के साथ, स्पीयर्स मतलब भालों के साथ देखने को मिले। ऑर्नामेंट्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिले, मतलब सजने संवरने वाला आइटम्स काइंड ऑफ। यहाँ पे 33 गोल्डन बीड्स हमको देखने को मिलती है, मतलब 33 गोल्डन मालाएं देखने को मिलती हैं। और एक इन्होंने हमारे घर पे फेंकना ये लोग भूल गए थे, तो ज़रा अगर आपको पता हो कि कहाँ पे रखी है मालाएं तो मेरे घर पर थोड़ा एड्रेस दे दीजिएगा, ओके। और जो ब्रह्मगिरी के वरियल्स थे यहाँ पे भी हमको सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमको एविडेंस देखने को मिलते हैं हॉर्सेस के, जो कि ह्यूमंस के साथ गाड़ दिया करते थे, जो कि हमको बताता है कि ह्यूमंस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही चीज़ है। और कई कई जो ग्रेव हैं वहाँ पे हमको एक से ज़्यादा भी स्केलेटन देखने को मिलते हैं। और इससे जो हम लोग बस दिमाग ये लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं कि हो सकता है कि ये एक ही फैमिली के हो, या फिर एक ही ट्राइब के हों, या फिर जो भी रीज़न है, बट एक से भी ज़्यादा स्केलेटन हमको यहाँ पे कई जगह देखने को मिले। तो यहाँ पे हमको साइन पोस्ट भी वगैरह देखने को मिलते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि ये जो वरियल है ये किसका है, ये किनके पिताजी के, किनके दादाजी के, किनके चाचा के लड़के भाई का है। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया करते थे। अब लिखें चाहे ना लिखें, बट एक साइन पोस्ट छोड़ दिया करते थे। कोई पत्थर रख दिया, कुछ अलग कर दिया, कुछ यूनिक कर दिया, तो उससे हमको पता चल जाता था कि ये किसका वरियल है, ये किसका वरियल है। ठीक है, फिर उसके फैमिली के आगे आने वाले भी तो वहीं पर ठिकाने लगाने हैं ना। बट हम लोग ये नहीं कह सकते कि जितने भी फैमिली वाले हैं वो सारे के सारे एक टाइम पे मरे हुए होंगे। लाइक जो हमको बड़े बड़े मेगालिथ्स देखने को मिले, लाइक जो हमको बड़े-बड़े वरीय साइट देखने को मिले, जहाँ पे बड़े-बड़े छेद हुआ करते थे कि आगे जाके हम यहाँ पे इनके फैमिली का लगा देंगे, फिर इनके फैमिली का लगा देंगे। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे एक साथ मरे थे, ठीक है? ये हम लोग नहीं कह सकते। ये बाद में ही मरे होंगे, वो क्लियर नहीं है कुछ, ठीक है? तो अब जो हम बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं इनाम गाँव वरील के बारे में। तो इनाम गाँव में जो लोग मतलब दफ़न हुआ करते थे, उनको कैसे दफ़न करते थे, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा हम लोग डीप में जानेंगे। तो लोकेशन इसकी है महाराष्ट्र, जो कि दक्कन रीजन आपको पता है, ओके। ये रिवर घोड़ के आसपास हमको देखने को मिलता है, और रिवर घोड़ जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? भीमा रिवर की है। अब आप इसकी लोकेशन सर्च करेंगे तो वैसे भी आपको देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट ये चैल्कोलिथिक साइट है, जिसको मतलब कॉपर स्टोन बोलते हैं ना, चैल्कोलिथिक साइट को। तो यहाँ पे हमको दो टाइप के वरियल देखने को मिलते हैं। एक जनरल वरियल होता है, एक स्पेशल वरियल होता है। जो जनरल वरियल हुआ करता था, वहाँ पे लोगों को सीधा लिटा दिया करते थे, और उनका कभी-कभी जो हेड है नॉर्थ की डायरेक्शन में कर दिया करते थे। बोथ आउटसाइड एंड विद इन हाउसेस। ये जो देखने को मिलते हैं हमको जनरल वरियल, कई बार घर के बाहर और कई बार घर के अंदर भी देखने को मिलते हैं, आंगन वगैरह में। वेसल्स वर प्लेस्ड विद डेड फुल ऑफ ग्रेन्स एंड वाटर। जो वेसल्स होते हैं ना, मतलब वेसल्स तो आप जानते होंगे ना, बड़े-बड़े पॉटरी वाला आइटम, जैसे ऐसा हो गया, ऐसे। है ना, बड़े-बड़े घड़े काइंड ऑफ। तो उनमें हमको कई बार ग्रेन्स और पानी भी देखने को मिलता है, जो कि इनके साथ गाड़ दिया करते होंगे। पानी तो बचेगा नहीं, बट ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलती है ना, तो उन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? स्पेशल वरियल की बात करें तो डेड बॉडी प्लेस्ड इन अ सर्कुलर पिट इनसाइड द हाउस। एक सर्कुलर पिट बना दिया करते थे, एक गोल-गोल पूरा पिट बना दिया, और उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे? डेड बॉडी को गाड़ देंगे। अब एक बात ये समझिए, जो स्पेशल वरियल है, ये किसी महान लोगों का ही होता होगा। अब ये तो है नहीं कि गाँव का कोई ऐसा फालतू का आदमी था, किसी को उठाया और उसको स्पेशल बना दिया, नहीं, नहीं। अब स्पेशल वरियल है तो स्पेशल लोगों के लिए हुआ करता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे चारों तरफ पिट बना दिया करते थे, जो मैंने आपको बताया था ना, सर्कुलर बोल्डर्स जो होते हैं ना, काइंड ऑफ ये। अब बीच में बढ़िया जाके इसका क्या बनाएँगे? इसकी पेटी बनाएँगे। ठीक है? तो ये थोड़ी रिस्पेक्टेड वाले लोग हुआ करते थे। ये सारी ये चीज़ें किया करते होंगे, ठीक है? ये बस हम लोग अंदाज़ लगा सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म तो नहीं है, बट लोगों ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमको सर्कुलर पिट इनसाइड द हाउस, हाउस के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग आँगन बोलते हैं, जो कि अभी मैं आपको बताया था। यहाँ पे जो लोग थे स्पेशल थे, तो भैया जो इंसान सीधा लेटेगा उसके पैर सीधे होंगे। अब ये स्पेशल है तो उनका एक पैर ऊपर, एक पैर इसके ऊपर, है ना? ये पैर, तो इससे पता चल जाए कि ये भैया स्पेशल इंसान था, ठीक है? ग्रीनरी भी हमको देखने को मिलती है, जो हाउस में ग्रीनरी देखने को मिलती है, वो भी इनके साथ ही देखने को मिलती है ना? कि ये जो लोग थे, इन्हीं के साथ इन्होंने ग्रीनरी मतलब होता है जो ग्रेन्स होता है ना, नान, जान, अनाज, वो सारा भी इनके साथ गाड़ दिया करते थे। जो चिल्ड्रन्स होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको बड़े-बड़े जो पॉट है, उन्हीं में गाड़ दिया करते थे। जो बड़े-बड़े पॉट होते हैं ना, बड़े-बड़े घड़े या बड़े-बड़े मटके काइंड ऑफ, उनके अंदर जो बच्चों का स्केलेटन होता था, वो इन्हीं के अंदर गाड़ दिया करते थे। किले जो पॉट से बने हुए होते थे, और बच्चों को किसमें गाड़ते थे? 4 लाइट क्ले जार में, है ना? अभी मैं आपको इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर में। आइटम्स फाउंड विद वरियल, आइटम जो कि हमको वरियल के साथ देखने को मिलते हैं, तो देखो फूड ग्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था कि ग्रीनरी वगैरह भी देखने को मिलती है, ठीक है? व्हीट, बार्ले, पल्सेस ये भी हमको देखने को मिलता है। स्टोन टूल्स और कॉपर टूल्स भी हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
और ये भी वही चीज़ है कि ये लोग बिलीव करते थे कि इसके बाद भी जीवन हुआ करता था और इसलिए वो फूड आइटम वगैरह रखते थे आफ्टर लाइफ के लिए कि इनके मोमोज रख दो, चाउमीन रख दो, ये भैया बहुत खाते थे, तो उसके हिसाब से रख देते थे, ठीक है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ इन द रीजन, और उस टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा चलता था और सेटल्ड लाइफ कैसी चलती थी, ये भी हमको इन वरियल से देखने को मिल जाता है, क्योंकि ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलेंगी तो हमको पता चल जाएगा कि एग्रीकल्चर किन चीज़ों का हुआ करता था, और सेटल्ड लाइफ भी हम लोग को लोगों की देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। अब ये है इनाम गाँव का वरियल और ये है वो 4 लेग्ड क्लेजार, है ना। ऐसा दिखता है वो 4 लेग्ड क्लेजार, देखो इसमें 4 पैर देख रहे हो आप, इसमें आप ये 4 पैर देख रहे हो, इसी को बोलते हैं 4 लेग्ड क्लेजार, है ना। इन्हीं टाइप की चीज़ों में बच्चों को गाड़ दिया करते थे। ओके, बस इतना ही जानिए आप। और ये इनाम गाँव में वरियल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली, अब ये है क्या, ये बेसिकली मुझे नहीं पता, और ये तो आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैं तो बस सर्च कर रहा था और उस वरियल में मुझे ये देखने को मिला, ये थोड़ी मिस्टीरियस है, पता नहीं क्या है। बट ये जो है, ये तो आपको दिया गया है एनसीईआरटी में। बेसिकली ये वाली फ़ोटो दी गई है, ये वाली फ़ोटो, वो फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें एक स्केलेटन बड़ा अजीब सा चिपका हुआ है। नहीं, दिखा तो सकता हूँ बट क्या करोगे, देख लेना अपनी एनसीईआरटी की बुक में, वरना सर्च करोगे तो भी देखने को मिल जाएगा। सर्च करना इनाम गाँव 4 लेग्ड क्लेजर, ओके, देखने को मिल जाएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये किसका स्केलेटन है, ये किसका स्केलेटन है? तो जो एडल्ट का स्केलेटन होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, जो बच्चों का होगा वो छोटा होगा, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ छोटी होती हैं। सिंपल सी बात है। बच्चों के जो होते हैं वो भैया परमानेंट टीथ नहीं होते हैं, एडल्ट्स के परमानेंट टीथ होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनके तो परमानेंट टीथ होते हैं। मतलब पक्के दाँत, कच्चे दाँत, दूध के दाँत, बहुत सारी चीज़ें। ओके? और जो बच्चों के स्केलेटन होंगे उनमें जो हड्डियाँ मिलेंगी वो हमको टोटली फ्यूज़्ड नहीं मिलेंगी, बट जो बड़े लोग होंगे उनमें फ्यूज़्ड मिलेंगी। मतलब ये है कि हड्डियों की जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद ही पूरी हो पाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियाँ जाती ज़्यादा होती है, जो बड़े लोग होते हैं उनमें हड्डियाँ कम होती हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी। और मेल और फीमेल में कैसे पता चलेंगे? पता करेंगे कि ये भैया आदमी का है और ये भैया औरत का है। तो जो औरत होती है, जो लड़की होती है, उसकी जो पेल्विक बोन है, वो थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी बॉर्डर होती है, थोड़ी राउंडर होती है, और वो इसलिए होती है, कमर जो कमर का हिस्सा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ताकि वो चाइल्ड बर्थ, क्योंकि जो औरतें होती हैं वो चाइल्ड बर्थ करती है ना, बच्चों को जन्म देती है, तो उसके लिए जो उनकी जो बोन है, ये जो पेल्विक वाला हिस्सा है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, मतलब थोड़ा चौड़ा होता है काइंड ऑफ, है ना? और जो मेल होते हैं उनमें नर्वर होता है, मतलब सकरा होता है, छोटा होता है, ठीक है? स्कल की अगर बात करें तो स्कल से भी हमको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जो मेल है उनकी जो हड्डी होंगी थोड़ी भारी होंगी, थिक ब्रोरेज होगी। अब देखो ब्रोरेज क्या होती है? नाक के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, देखो लड़कों में ऐसा होता है हल्का-सा, नाक के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नाक के ऊपर जो सिर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। ये हल्का ऐसा होता है, पर लड़कियों में एकदम स्मूथ देखने को मिलेगा, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको टोटल सीधा-सीधा डिफरेंस देखने को मिलेगा लड़का और लड़कियों में। तो इससे भी हमको पता चल जाता था कि ये जो स्कल है किसका है। फीमेल में ये जो सेम चीज़ है कैसी होगी? स्मूथ होगी और लाइटर स्कल देखने को मिलेगा, है ना? लड़कों में ऐसी होगी, थोड़ी-सी आगे, और लड़कियों में सीधी, बस। माथे को देखो ना कभी, पता चल जाएगा। ऐसा नहीं करना कि आप अपनी महिला मित्र से बोलो अपने माथे की फ़ोटो भेजो, है? तो ऑर्नामेंट्स की अगर बात करें तो भाई देखो लड़के भी पहनते थे, लड़कियाँ भी पहनती थी। अब अगर तुमको ये समझ में आया कि भैया ये लड़की ऑर्नामेंट्स पहनी हुई है, मतलब ऑर्नामेंट्स पहने हुए है स्केलेटन, तो ये लड़की का ही होगा। नहीं, नहीं, कभी-कभी लड़के भी पहना करते थे, तो ये कन्फर्म नहीं बता सकते इन चीज़ों को। ठीक है? इस बात को समझो, है ना? राइटिंग इन एंशिएंट चाइना, बस चैप्टर पूरा खत्म हो गया, बट एक छोटा-सा टॉपिक है कि सबसे पहले राइटिंग हमको चाइना में देखने को मिली, और चाइना में देखो ऐसा हुआ करता था, इन्होंने एक हड्डी ली, हड्डी को उठा के हड्डी पे कुछ लिख लिया ठक, 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 ठक करके, ऑक्स के वैसे, ऑक्स का जो स्कैपुला होता है, उस पे लिखा करते हैं, मतलब टाँग वाली हड्डी काइंड ऑफ, शायद यही होता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे क्लियर कर दीजिएगा। तो ऑक्स की जो हड्डियाँ हुआ करती थी, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें लिख देते थे, और जो टाइटस के सेल थे उन पे लिख दिया करते थे, और उनको बाद में जाके आग पे डाल दिया। अब आग में डालोगे तो हड्डी चट, 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 चट करेगी, तो उस क्रैक की आवाज़ों से, जो क्रैक क्रैक की आवाज़ आएगी ना, चट, चट करने की, उनकी आवाज़ों से ये लोग पता करते थे कि अब सर, अब जिस तरह से हड्डी की आवाज़ आई है, अब तो लग रहा है कि आपका साम्राज्य जाने वाला है। अब आपको कम से कम 3 लड़के साथ में होंगे, या फिर जो आपकी लड़की है वो भाग जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपका साम्राज्य है वो बहुत खतरे में है, हो सकता है कि आपकी सारी फसलें बर्बाद हो जाएँ। तो भविष्यवाणी किया करते थे। ठीक है? बस मैं ये कहना चाह रहा था। ओके? तो ऑर्कल्स बोन्स है ना, इन पे लिखा जाता था। सबसे पहले अर्लीएस्ट एविडेंस हमको यही देखने को मिला, और ये हमको लगभग कब देखने को मिली थी? 1500 से 1200 बीसी के आसपास, सांग डायनेस्टी के टाइम पे, ठीक है? किंग्स एंड प्रीस्ट यूज्ड एनिमल बोन्स, यूजुअली ऑक्स, स्पेकुला और टर्टल सच को यूज़ करते थे। मेथड क्या होता था? क्वेश्चन लिख दिया करते थे फ्यूचर के ऊपर, जो वॉर है, हार्वेस्ट है, डिसीज़ है, मैरिज है, शादी होगी कि नहीं होगी, बीमारियाँ तो नहीं फैलेंगी, वो सारी चीज़ें। हार्वेस्ट मतलब फसल कैसे होगी, वॉर मतलब मैं युद्ध में जीतूँगा कि नहीं जीतूँगा, ये सारी चीज़ें हड्डियों पे लिख देते थे, और फिर उनको हीट कर देते, गरम कर देते जब तक वो क्रैक ना हो जाए, टूटने ना लगे, आवाज़ें ना आने लगे, है ना? क्रैक इंटरप्टेड
इंटरप्रेटेड एज आंसर, जो क्रैक्स होते थे वो आंसर बताते थे। अब उन्हीं को ये लोग पढ़ा करते थे। अब जो मतलब वहाँ के जो प्रीस्ट होते वो कहेंगे अरे देखो सर यहाँ पे ये क्रैक है, ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये है कि आप अचानक से सर छोड़ो यार क्या बताएं। हो सकता है कि उस टाइम के लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते होंगे और जो क्रैक देख के आता था उससे वो समझ जाते होंगे कि कल जो आइटम है, जो सेंसेक्स है, वो हाई जाएगा कि नीचे रहेगा, है ना। ठीक है, तो फॉर्च्यून टेलिंग करते थे, भविष्यवाणी किया करते थे, है ना, आपकी किस्मत की भविष्यवाणियाँ। और यही है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ चाइनीज राइटिंग। ठीक। और मेटल्स एंड यूज, तो उनको भाई ब्रॉन्ज के बारे में पता था, बट याद रखिए कि उनको आयरन के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। चाइना को उस टाइम तक पता नहीं था, बाद में जाकर डिस्कवर होगा, वो हमको नहीं जानना है, बट उस टाइम तक तो पता बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एडवांस मेटलर्जी भी देखने को मिलती है, मतलब मेटल्स के बारे में ये पढ़ा करते थे और उनसे चीज़ें बनाया करते थे, तो ये भी हमको एडवांस देखने को मिलती है चाइना में। चाइना में क्या नहीं है एडवांस, हमको ये बता दो, है ना। इंपॉर्टेंस आपको ये याद रखना है कि ऑर्किड्स बोन्स है जिन पे हमको सबसे पहले रिटन एविडेंस, रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिले चाइनीज किंग्स के। तो ये जो हमको एविडेंस देखने को मिले, ये हमको बताते हैं कि लोग उस टाइम पे रिलीजन, पॉलिटिक्स और एग्रीकल्चर को एक साथ ही चला करते थे, है ना। कि रिलीजन है उनका मानना कि करेक्ट हो जाएंगे, उससे हम लोग पॉलिटिक्स डिसाइड करेंगे और एग्रीकल्चर भी डिसाइड करेंगे, तो सारी चीज़ों को साथ में लेके चलते थे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल के बाद दे आस्क्ड अबाउट क्रॉप्स, बेटर्स, हेल्थ एंड नेचुरल डिजास्टर, तो इन सब चीज़ों की बात किया करते थे पूछने के लिए। ठीक है, बस इतना ही है, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो बस आज के चैप्टर में बस इतना ही था। आप अब खुश हो जाइए क्योंकि अब हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, कौन है ये ज़रा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। चलो पहले इनको ट्राई करने की कोशिश करो, बाद में आंसर तो देख ही लोगे। पहला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इन ऋग्वेदा द वर्ड गवस्ती मीन्स सर्च फॉर काउ। जो गवस्ती का मतलब होता है कि गायों की खोज, जो गवस्ती मतलब होता है वो गायों की खोज होता है, जो कि स्टेटमेंट बोल रहा है। और कंक्लूजन बोल रहा है दैट इंडिकेट्स देयर बैटल वर्ड फाउट फॉर एक्वायरिंग कैटल्स। और कंक्लूजन ये बोल रहा है कि भैया ये जो बैटल जितने भी लड़े जाते थे वो गायों को कैप्चर करने के लिए लड़े जाते थे। तो अगर आप ठीक से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। इनाम गांव वरियर्स हैड फूड ग्रेन्स, इनके पास फूड ग्रेन्स हुआ करती थी, जिनको मतलब वरीड मतलब जो डैड है उनके साथ गाड़ दिया करते थे। ठीक है, इनाम गांव में ऐसा देखने को मिला, ऐसा ये लोग कह रहे हैं, तो आप बताना सही है कि नहीं। दिस शोज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, और ये बताता है कि ये लोग आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करते थे। तो क्या आपको लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। इसलिए बता पाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है और कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आखिरी के 5 क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, वो आप पे छोड़ दूँगा, वो आप करें क्योंकि मैं डेली डिस्कस कर देता हूँ तो अच्छा नहीं लगता मुझको। मेगालिथ्स वर फाउंड ओनली इन साउथ इंडिया, जो मेगालिथ्स है वो हमको क्या सिर्फ साउथ इंडिया में देखने को मिले थे? ऐसा तो है नहीं मुझे लगता है, बट अगर आप है तो प्लीज़ बता दीजिए। वरियल विद स्टोन्स वाज अ रीजनल प्रैक्टिस, जो वरियल्स विद स्टोन मतलब लोगों को पत्थरों के साथ गाड़ना, क्या ये रीजनल प्रैक्टिस थी क्या? मतलब ये हर जगह चला करती थी? तो देखो साउथ इंडिया में अकेले देखने को नहीं मिले, हर जगह देखने को मिले। और अगर बात करो तो क्या ये रीजनल प्रैक्टिस थी? हाँ, ये रीजनल प्रैक्टिस थी, क्योंकि हमको नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिले, कश्मीर को में भी देखने को मिले और साउथ में भी देखने को मिले। तो ऑप्शन नंबर बी अकेला करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट और कंक्लूजन इज रॉन्ग। नहीं, स्टेटमेंट इज रॉन्ग और कंक्लूजन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। हाँ चलो वही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग्वेदिक राजास डिड नॉट हैव पैलेसेस और स्टैंडिंग आर्मी। जो ऋग्वेद के राजा होते थे उनके पास ना पैलेसेस थी ना स्टैंडिंग आर्मी थी। अब ये बात सही है कि गलत वो आपको पता होगी। दिस मीन्स देयर अथॉरिटी वॉज लिमिटेड एंड डिपेंडेंट ऑन द पीपल। ये इसका मतलब ये है कि उनका जो भपका था वो लिमिटेड ही था और ये लोगों पर डिपेंड होता था कि लोग उनको कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों सही हो जाएंगे। आपका क्या है ज़रा बता दीजिए। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हाँ तो बी हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गए, एक और मैं करूँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा, आंसर आपका कमेंट्स में मैं इंतजार करूँगा। ठीक है, ये समझो। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और यहाँ से जितने भी आंसर है सारे आपको देने हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा आपको हो सकता है परेशान करे, तो इस पर ज़रा दिमाग लगा के इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट में दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वुमेन्स ऑल्सो कंपोज हाइम्स इन ऋग्वेदा, की वुमेन्स थी ऋग्वेदा पे हाइम्स कंपोज किया करती थी। ऋग्वेदिक सोसाइटी गिव इक्वल स्टेटस टू मैन एंड वुमेन। तो ये दोनों सही होंगे कि नहीं होंगे? क्या जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी वो इक्वल स्टेटस देती थी मैन और वुमेन्स को? तो देखो इक्वल स्टेटस तो नहीं देती थी, पर हाँ वुमेन्स की ये नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट भी करते थे। ऋग्वेदिक सोसाइटी में तो ऐसा नहीं होता था, है ना। बाद में जाके लेटर वैदिक एजेस में हुआ, बट उस टाइम पे तो ऐसा था ना कि ना हम आपकी तारीफ कर रहे हैं ना आपकी बुराई कर रहे हैं, बट ये नहीं कि इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे। तो इक्वल इंपॉर्टेंस वाला तो गलत हो जाएगा।
काइंड ऑफ। तो कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। ये चीज़ें आपको कमेंट करके बताना है, मैं अपना बता दे रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि हाइम्स कंपोज करे गए ऑर्थो द्वारा, बट ये जो करे गए ये अर्ली वैदिक एज में किए गए, बाद में नहीं किए गए, है ना। तो इन सबको दिमाग लगा के आप कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। और उसके बाद अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आप थोड़ा और डाउट में चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप डाउट में जाए, तो इस वजह से उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बस आपको ये पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी आपको सिर्फ सबके आंसर आपको खुद ही कमेंट में करने हैं, ठीक है। ऋग्वेद वॉज प्रिजर्व्ड ओरली, जो ऋग्वेद है वो सेंचुरीज मतलब काफ़ी 100 सालों तक इसको सिर्फ ओरली बोला गया और इसको नहीं लिखा गया। क्या ये बात सही है, ये आपको बताना है। ऋग्वेदिक पीपल डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ राइटिंग एट द टाइम, और उस टाइम पे लोगों को लिखना नहीं आता था। क्या ये बात सही है कि गलत है, ये भी आपको इसका आंसर सीधा कमेंट करके बताना है। एक्सप्लेनेशन चाहे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, बट आपको अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन देनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, हॉर्सेज वर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन ऋग्वेदिक सोसाइटी। ऋग्वेदिक सोसाइटी में हॉर्सेज की थोड़ी इज्जत हुआ करती थी। हॉर्सेज स्केलेटन एंड इक्विपमेंट्स हैव बीन फाउंड इन मेगालिथ्स बरियल। हॉर्सेज के स्केलेटन्स मतलब हड्डियां वगैरह देखने को मिलती है घोड़ों की। तो ये बात सही है कि गलत, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो ऑर्कस बोन इन चाइना आर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ चाइनीज राइटिंग। ऑर्कस बोन पे जो राइटिंग हमको देखने को मिलती है ये अर्लीस्ट एविडेंस है राइटिंग्स का, जो कि हमको चाइना पे देखने को मिलता है। दे वर यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। तो इनका जो यूज़ होता था वो फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए होता था। और जो क्रैक्स की आवाज़ आती थी उनसे हम लोग पता करते थे कि कैसे चीज़ें होंगी। तो क्या ये बात सही है कि नहीं है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। मेगालिथ्स वरियल सोशल इनइक्वालिटी। जो मेगालिथ्स वरियल है वो बताते थे कि अमीर गरीबी लोग उस टाइम पे चला करते थे। सम ग्रेव्स कंटेन रिच ऑर्नामेंट्स, कई कई जगह पे हमको रिच ऑर्नामेंट्स देखने को मिले, वेपन्स देखने को मिले। वाइल अदर हैड सिंपल पॉटरी, और कई कई जगह हमको सिर्फ सिंपल सी पॉटरी देखने को मिली। तो ये बात सही है कि नहीं, ये भी आपको बताना है। और आपका ऑप्शन भी देख लिया करिए कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऋग्वेदिक सोसाइटी हैड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्की। कि जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी उसके पास सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, मतलब एक राजा उस टाइम पे, राजा मतलब एक किंग उस टाइम पे चला करते थे और उनके अंडर में सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो क्या ये बात सही है कि गलत है, ये आपको बताना है। राजास हैड पैलेसेस, उनके पास पैलेसेस होते थे, परमानेंट कैपिटल्स होती थी और आर्मीज होती थी। क्या ये बात सही है कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सारे क्वेश्चंस कमेंट में आंसर कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरा मन नहीं होता है पढ़ाने का, इस बात को समझिए। नहीं, उम्मीद है कि आप सारे के सारे आंसर कमेंट में बता देंगे। और ये हैं आप प्यारे बच्चे। कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि जब मैं नोट्स से पढ़ाता था तो वो बेटर लगता था, या फिर आज जो मैंने बढ़िया सुंदर सुंदर ये जो आपके लिए बनाई हैं चीज़ें, इनसे देख के आपको चीज़ें अच्छी लगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू आप सभी को, आप वीडियो के एंड तक बने रहें। उम्मीद है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा और आपने सारी चीज़ों का आंसर भी करने को कोशिश किया होगा। और ये हैं प्यारे से आप, और मुझे पता है अगर आप प्यारे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो बस यही कर देना, यही आपसे उम्मीद है। सब्सक्राइब कर लीजिए बेरोजगार टू सरकारी को। और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं ये भी आपको देना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डिस्कशन करना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई मुझसे तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और उसको भी लिख दीजिएगा, ताकि मैं उन चीज़ को ठीक कर पाऊँ नोट्स में। बाकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप आपको जो आज का लेक्चर वो पसंद आया कि नहीं आया। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी बना देना, क्योंकि आज से पहले जब भी मैं चीज़ें पढ़ाता था तो मैं नोट्स में पढ़ाता था, ऐसे पीपीटी से नहीं पढ़ाता था जो कि मैंने बनाए हुए हैं। तो अगर ये एफ़र्ट आपको पसंद आ रहा है तो मेरी एफ़र्ट की थोड़ी केयर करिए, क्योंकि इसको मुझे बनाने में लगभग 1 घंटा लग गया था। क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर रहा था। हो सकता है ये चीज़ें 10 मिनट में बन जाती हों, बट मुझे स्टार्टिंग में पूरा 1 घंटा लगा, और ज़्यादा ही मैं कहूँगा लगभग 1.5 घंटा लग गया था। तो बस ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले भी हमने 3 चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, उनको वीडियोस को देख लीजिएगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट, वैल्यूएबल फीडबैक आज की वीडियो के लिए ज़रूर कमेंट में डाल दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तब भी डाल दीजिएगा। कोई भी डिस्कशन हो, कोई भी गलती हुई हो मेरी तरफ से तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।